अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग जी। तो रीडर्स, आज है दिल नादान के एपिसोड 65 एपिसोड आप लोग को इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। लेकिन काइंडली आप लोग भी रिस्पांस किया कर रहे हैं। एक्स्ट्रा लॉन्ग एपिसोड अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इसी वीक इस नावल को कंप्लीट करूँगी और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस वीक इस नावल को कंप्लीट करूँ और इंशाल्लाह इस वीक ये नावल कंप्लीट हो भी जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास स्टोरी थी और काफ़ी सारे रीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये स्टोरी पहले भी रीड की है। तो मैं नहीं चाहती थी कि जो है उन लोगों को बोर किया जाए और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये स्टोरी मैं जल्द अज़ जल्द कंप्लीट करूँ और ये इंशाल्लाह इस वीक कंप्लीट हो जाएगी। तो प्लीज़ अच्छा सा रिस्पांस करें क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो चलें फिर हम करते हैं एपिसोड को स्टार्ट। नहीं चला जा रहा मुझसे, वो दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त करते बेड की साइड पकड़ गई थी। डिलीवरी के बाद अभी डॉक्टर ने उसे कहा था कि वो कुछ कदम चले, लेकिन अकेले चलने की कोशिश करते वो बोलते बेड पर बैठने की कोशिश में थी। वो अपने पेट पर हाथ रखे खड़ी ही रही क्योंकि उसे लगा था अगर थोड़ा और खिंचाव लगा तो उसकी जान निकल जाएगी। रिजा, मैं नहीं मम्मा प्लीज़, मैं खुद करती हूँ। वो गहरी सांस भरते नम आंखों नम आवाज़ में बोली थी। री आप मम्मा, मैं खुद करूँगी तो आराम से होगा। वो किसी की नहीं सुन रही थी, जबकि अभी के लिए उसे सहारे की ज़रूरत तो थी, लेकिन जब वो नहीं था तो दूसरों को क्यों तंग करती। आराम से खुद ही वो बैठी थी। शिद्दत से इस बेरहम की याद आई थी, जाने ये दर्द उसकी वजह से ज़्यादा महसूस हो रहा था जो अपनी बातों और वादों से मुकर गया था। अबर कुछ तो खा लो, फलक ने उसकी सूजी हुई आंखों को देखते कहा। दुख बड़ा और गम गहरा था, लेकिन जो भी था वो सब होना तय था। आप ही मैं खा लूँगी जब दिल करेगा। दिल तो 3 दिन से नहीं किया तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा। फलक को अब की बार उस पर गुस्सा आया था। फारिस कहाँ है, वो बात बदल गई थी अबर, लेकिन वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गई थी। वो भी अपनी ज़िद्दी बहन को देखते वहाँ से निकले अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी। कमरे में आते उसने यज़दान को देखा जो फारिस के दोनों हाथों को पकड़े अपने लबू से लगाए उसे प्यार कर रहा था। फलक के सामने आने पर वो बाप से हाथ छुड़वाते अपनी माँ की तरफ उमड़ रहा था, जिसे देखते फलक ने उसे उठाना चाहा, लेकिन यज़दान शाह उसे रोक गया था। उसके सोने का टाइम है। अपने 10 माह के बेटे को देखते वो नाराज़गी भरे लहजे में बोली थी, लेकिन मुझे अभी तुम दोनों के साथ वक्त गुजारना है। वो कहते फारिस को अपनी बाहों में भर गया था, जबकि वो अपने बाप के उठाने पर अपनी माँ को देखते रोना शुरू कर गया था। अजी दे मुझे, उसकी नींद खराब हुई तो फिर पूरी रात नहीं सोएगा और तंग करता रहेगा। वो जल्दी से अपने रोते बेटे को उसकी बाहों से लेते बोली, फिर तो सुला ही दो, क्योंकि पूरी रात उसके जागने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। वो बाजू फोल्ड करते बोला। उसके ज़ुबानी बात और उसकी गर्म नज़रें खुद पर महसूस करते वो घबराई थी। आपको चेंज कर लेना चाहिए, आपके कपड़े मैंने मंगवाए हैं। वो कहते फारिस के चुप ना होने पर उससे लिए रुख फेरे बैठ गई थी। यज़दान के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगी थी। वो शरारत से उसके करीब जाते उसके सामने बैठ गया था। अजी वो दुपट्टा खुद पर फैलाती, लेकिन वो उसकी कोशिश को नाकाम बना गया था। अजी तुम्हें देखने का हक़ है मुझे, और इतने वक्त बाद तुम्हारा कतराना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, इसलिए मुझे रात तुम्हारा कतराना नहीं बल्कि तुम्हारा साथ चाहिए। वो कहते हुए बाकी से उसे आँख विंग करते वाशरूम की तरफ बढ़ा था और थोड़ी ही देर तक वो फ्रेश हुए शर्टलेस फेड ट्राउज़र पहने बाहर आया था। फलक जो अभी फारिस का पेट भरते अपनी शर्ट सही करती यज़दान खान को यूँ देखते उसकी घबराहट में इजाफा हुआ था। उसके कंधे पर लगी पट्टी वो परेशान भी हुई थी, लेकिन वो पहले ही उसे उसके लिए परेशान होने से मना कर चुका था। गोली छूकर गुजर गई थी, इसलिए इतनी परेशानी वाली बात भी नहीं थी। बेबी कार्ट में वो जो मुड़ने वाली थी उसके चट्टानी सीने से टकराई। अजी वो चिल्लाती, लेकिन फारिस के जागने के डर से वो अपनी आवाज़ दबा गई थी। तुम तो मेरी खुशबू भी भूल चुकी हो कि तुम्हें अपने नज़दीक भी मेरी मौजूदगी महसूस नहीं हुई। फारिस को अपने लबों से छूते वो उसके दूर होने पर उसे अपनी बाहों में भरते बेड की तरफ बढ़ते बोला। उसकी बात पर फलक की आंखें नम हुई थी। ऐसा नहीं है आप, ऐसा ही है मेरी जान, लेकिन मैं भी अब आज ऐसा तुम में समाऊंगा कि ये छाप और अपने वजूद पर मेरी खुशबू को तुम कभी नहीं भूल सकोगी। उसे बेड पर घुटना फोड़ करते तकिए पर सर रखते वो उसके चेहरे की तरफ खुमार आलूद लहजे में गोया होते उसके लबों पर अपनी उंगलियों की सरसराहट पर उसे खिलखिलाने पर मजबूर कर गया था। कितनी जलतरंग थी उसकी खुशबू। उसकी मुस्कुराहट के साथ उसकी बात पर सुर्ख हुआ उसका चेहरा उसके जज्बात बेलगाम कर गया था। उसके सिक्स पैक से टानी सीने से वो निगाहें चुराते गहरी सांसें भरने लगी थी। वो उसके नशीब फराज पर नज़र पड़ते उसके कुछ बोलने के लिए खोलते लबों को अपनी कैद में ले गया। फलक की सांसें रुकी थी उसके यूं खुद पर सवार होने पर। यज़दान उसके स्टील होने और सांस रोकने में उसके दोनों लबों को अपनी कैद में लेते अपने दांतों में ले गया। वो जो अपनी सांसें रोके हुए थी उसे लगा कि उसकी धड़कनें बंद हो जाएंगी। वो तो उसकी नाक के ज़रिए खारिज होती उसकी सांसें अपनी गर्म सांसों में उलझाते उसके लिए सांस लेने का हर रास्ता बंद कर गया था। उसे वैसे ही देखते फलक ने फड़फड़ाते उसके बाजू से अपने
उसे हिलाया और पूरी शिद्दत से उसने अपने बलाई लब को उसके दांतों से आज़ाद कराते सांसें भरी थी। यज़दान उसके लब खींचने पर अपने दांतों का दबाव हल्का कर गया था, क्योंकि वो जो जानता था वो उसका साथ दे मुस्कुराया था, क्योंकि वो उसका साथ देने लगी थी। उसके निचले लब को खींचते, वो उसके सर के पीछे हाथ ले जाते, उसका साथ देने पर शिद्दत से उसकी सांसों में अपनी सांसें शामिल करते, उसके बालों में हाथ उलझा गया था। उसकी रुकती सांसों पर पीछे हटते उसने उसकी आंखों में देखा, जिनमें नमी उतर आई थी। अभी से ये नमी वो उसकी आंखों पर लब रखते बोला। उसके बोलने की देर थी, फलक उसके सीने से लगते फूट फूट कर रो दी थी। उसका महरम, उसका मुहाफ़िज़, उसकी ज़िंदगी का अहम असासा था, वो अब जो बहुत कीमती था, वो अब और उसके अपने करीब होने पर डरने लगी थी कि कहीं वो फिर से उससे दूर ना हो जाए। फलक, यज़ान उसे अपने दोनों बाजू में भींच गया था। कभी मेरा ख्याल नहीं आया कैसे मैंने तन्हाई के दिन गुजारे हैं अजी, अपने बच्चे को कैसे बचा कर रखा है, कैसे मैंने वो अजियतनाक दिन और रातें सिसक कर, सहम कर, डर कर गुजारी हैं। जब मुझे लगता कि अब वो लोग मुझे और मेरे बच्चे को मार देंगे। बहुत मुश्किल था जी। बाबा का दुख, अपनी माँ का दुख, अम्मा का दुख, अबर की ज़िंदगी का खतरा, अपनी खुशियों के छिन जाने का मातम। अगर शाह ने हमें सहारा ना दिया होता तो हम कभी ज़िंदा ना रहते अजी। वो उसे गुजरे वक्त की रोदात सुनाते सिसक पड़ी थी। उसका चेहरा अपने सीने से निकाले यज़दान ने उसके चेहरे पर अपने लबों की बौछार की थी। जो हो गया है वो एक डरावना ख्वाब था, बस अब कुछ कभी गलत नहीं होगा। और जहाँ तक रही मेरी बात, तो ये सब ज़रूरी था तुम लोग की सेफ्टी के लिए। अब सब खतरे टल गए हैं, खुलकर अब तुम और मेरा बेटा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यही चाहता था मैं, कहते वो उसकी गर्दन पर झुका, अपनी जुनूनियत की तहरीर रकम करते, उसकी बैग पर हाथ ले जाते उसकी ज़िप रिमूव कर गया था अजी। वो उसका हाथ पकड़ गई थी। मुझे हर साल एक बेबी की प्लानिंग करनी है और तुम मुझे नहीं रोकोगी। पहले ही सोचा था कि फ़ारस के बाद तुम्हारे महसूस अयाम तक ही इंतज़ार करूँगा, लेकिन कोई नहीं, मुझे उम्मीद है इस बार भी पहली बार में ही रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। वह बाकी की हदों पर उसे बोलते, उसे सुरख करते उस पर हावी हुआ था। फ़ारस अभी छोटा है अजी, मैं कैसे वो उसे किसी भी तरह रोकना चाहती थी। मेरी जान, मैं हूँ ना, सब अच्छे से मैनेज करूँगा। तुम बस मेरी बातों को मानते मुझे खुश करो, मैं अपने बच्चों को संभाल लूँगा, तुम मुझे संभालना। वो अपनी कहते उसकी सांसें खुश करते, उसे हर पर्दे से आज़ाद करते उसके पूरे वजूद पर हावी हुआ था अजी। उसे खुद की टांगों को अपनी कमर पर रैप करता देख वो डर से उसे पुकार गई थी। रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। उसकी आंखों में देखते वो आंखों में चमक लिए उसके वजूद में सरायत कर गया था। फलक की चीख पर वो उसके लबों पर झुका, उसकी आवाज़ का गला गौंट किया था। क्या हो गया है फ़ारस, उठ जाएगा अजी प्लीज़। वो रो दी थी। वो उसकी धड़कनों को सहलाते, मार आलूद निगाहों से उसे देखते उसकी सिसकियों को बढ़ा गया था। रात का हर गुजरता पल उस पर भारी होता जा रहा था, लेकिन वो उसकी बिखरी हालत पर उसे खुद ही समेट रहा था। शावर लिए वो जल्दी से बाहर आते फ़ारस के रोने की आवाज़ पर उसकी तरफ बढ़ी। नाक पर गुस्सा भी था, अब मज़ीद बढ़ा था। जब अपने बेटे को रोते हल्कान देखा था, वो अपनी ज़रूरत मिटाते अपने बेटे की ज़रूरत को तो भूल ही गया था। अपने बेलगाम जज्बात पर उसने उसे फजर पड़ने के बाद भी सोने नहीं दिया था, और अब वो फिर से शावर लिए निकली थी तो उसका बेटा जागते हुए उसके उसान हता कर गया था। सॉरी, बस बस। वो जल्दी से अपने साथ लगाते उसे थपक रही थी, लेकिन मजाल था कि वो चुप हो जाता। फलक को गुस्सा आया था यज़दान पर, जो घोड़े गधे बेच कर ऐसे सोता बना हुआ था जैसे पहली बार ज़िंदगी में नींद पूरी कर रहा हो। चुप कर जाएं फ़ारस, पिटाई करूँगी मैं आपकी। वो अपना गुस्सा अपने बेटे पर निकालते यज़दान को गुस्से से देखते उसे डपट रही थी। जब फ़ारस के रोने और उसकी गुस्से भरी आवाज़ पर यज़दान ने अपनी आंखें मसले उसे देखा, जिसकी नाक पर गुस्सा उसकी नाक को सुरख कर गया था। चुप करेंगे या लगाऊं दो आपको? वो उसे ज़बरदस्ती फीट देते कमर पर थपक रही थी। पागल हो, कैसे जाहलों की तरह पीट रही हो मेरे बेटे को? यज़दान ने जल्दी से फ़ारस को उससे लेते अपने साथ लगाया। हाँ तो करवा लें, फीड इसे करवा सकते हैं तो, वो कहते वहाँ से उठती। उसका चेहरा सुरख कर गई थी। मैं कैसे, माँ तुम हो, ये कैपेसिटी भी तुम में है। वो कहते फ़ारस का चेहरा चूम गया था। लाएं दे मुझे। वो उसकी बात की बेबाक जवाब पर सुरख पड़ती अपने बेटे का रोना बर्दाश्त ना करते उससे लेते सोफ़े की तरफ बढ़ी थी। आई एम सॉरी मम्मा की जान, आई नो आप गुस्सा हैं, लेकिन ये आपके पापा की ही गलती थी, वरना मेरी क्या मजाल आपको भूखा रखती। वो शिकवा को नज़रों से यज़दान को देखते बोली। वो अपने बालों को टावल में लपेटे हुए थी, बालों की बूंदें उसकी पिछली गर्दन से बहती उसकी बैक गीली कर गई थी। यज़दान शाह के सोए जज्बात एक बार फिर से अंगड़ाई ले गए थे। तिश्नी थी कि ख़त्म हो ही नहीं हो रही थी। अपनी गर्दन को रब करते वो उसकी तरफ बढ़ा था, जो दुपट्टे से नदार्द अपने बेटे को अब फीड करवाने में हलकान हो रही थी। उसका गुस्सा देखते बार बार उसके फिर
फीड छोड़ने पर उसे प्यार से पुचकारते वापस से फीड करवा रही थी। अपने बेटे की वजह से वो भूल चुकी थी कि वो कैसे बैठी थी। होश तब आया जब यज़दान ने उसके करीब बैठते उसकी गीली गर्दन पर अपने सुलगते हुए लब रखे तो वो तड़प गई थी। उसके सुलगते लम्स पर पहले दिन की दुल्हन लग रही हो मेरी जान, जो अपनी खुशबू और बदन की खुशबू से अपने शोहर को पागल करते उसे अपना दीवाना बना दे। वो बेबाक अंदाज में उसके वजूद की खुशबू को सूंघते, उसके कान के करीब सरगोशी नमा आवाज़ में बोलते उसके कान के लोको दांतों में भर गया था। अजी, उसकी सांसें गहरी हुई थी। अजी, वो अपने हाथ से उसे रोकने लगी जब फारस की आवाज़ पर उसने उसे वापस से अपने साथ लगाया था। अजी, वो गहरे सांसों में बोलते अपने इन बाप पेटों में फंस गई थी। जल्दी फीड करवाओ इसे। वो उसके गाल पर अपने होंठ को रब करते उसकी गर्दन पर आते फारस को देखते बोला, जो अब फीड छोड़े अपने बाप को टुकर टुकर देख रहा था, जिसका मूड फिर से अपनी बीवी को अपनी पनाहों में लेने का था। अजी, वो अभी बोल रही थी जब अपने बेटे को अपने आप को देखता पाते वो उसे वापस से उसके साथ लगाते, उसके लबों पर झुका अपना दूसरा हाथ उसके सर के पीछे ले जाते उसकी सांसों को अपनी कैद में ले गया। फलक की तो मानो जान निकली थी अपनी धड़कनों पर, अपने बेटे और अपने लबों पर अपने मजाजी खुदा को काबिज हुए देख। फलक ने उसके कंधे को पकड़े उसे दूर करना चाहा। वो उसकी कमर पर हाथ चलाते उसे अपना साथ देने का इशारा कर रहा था। फारस खान के निकले बारीक छोटे से दांत के दबाव पर वो उसकी गर्दन पर नाखून गाड़ गई थी। यज़दान ने अपनी गर्दन पर उसके नाखून गाड़ने पर जलन से पीछे हटते उसे देखा, जो उसके हटने पर जल्दी से फारस को दूर करते सिसकी भर गई थी। जान, खबरदार, अब अगर आपने मुझे तंग किया तो वो अपनी धड़कनों पर अपने बेटे की दांतों की बारीक गरी पर यज़दान के बोलने पर गुस्से से बोलते रुख मोड़ गई थी। सांसें हमवार करते उसने रुख मोड़े फारस को गुस्से से देखा और अपनी शर्ट सही करने लगी, लेकिन आज वो भी अपने बाप की सज़ा अपनी माँ को ही देना चाहता था। वो फिर से उसके सीने के मुंह मारने लगा और फीड ना मिलने पर रोना शुरू करते अपने हाथों से उसकी शर्ट को हटाने की कोशिश करने लगा। फलक का तो पूरा वजूद सुरख पड़ा था। अब की बार अपनी हालत देखते वो फारस को लिए कब से ऐसे ही बैठी थी और फिर उसका बार बार बाप को देखना और फीड करना, वो सुरख कंदारी हुई थी। अब अगर आपने अपने दांतों का इस्तेमाल किया तो भूखे रखूँगी मैं आपको। वो वापस से उसे अपने साथ लगाते दबी दबी आवाज़ में बोली कि वही बात सुन सके। उसे तो समझ आई थी या नहीं, लेकिन यज़दान उसकी बात सुनते एक ही झटके में उसका रुख मोड़ते अपने बेटे को उसे लग कर गया था। अजी, फलक ने रूहान से हुए उसे देखते अपनी शर्ट ठीक करते सुरख चेहरे से उसे देखा। कहाँ शिद्दत दिखाई है, दिखाओ मुझे। वो अपने 10 माह के बेटे को गुस्से से घूरते उसे बोला, जो उसकी बेबाक बात पर खून छलकाने लगी थी। जबकि फारस खान ने अपने कल के आए हुए बाप को देखते उसके सीने के बालों में अपने नन्हे हाथों से खंचाव करते उसके सीने पर दांत गाड़ने चाहे थे, यानी वो बता रहा था कि उसने क्या किया था। फारस के इशारे पर वो पागल हुए उसे लिए बेड पर लटाए तकिया उसके इर्द गिर्द सेट करते उसकी तरफ बढ़ा। अजी, दिखाओ मुझे कहाँ। अजी, पागल हैं, वो बच्चा है। आप मेरी चीज़ों पर शिद्दत से हक जताएगा तो मैं भी चाहूँगा कि वो भूखा रहे। उसके बालों से टावल खींचते वो पल में उसकी हालत बिगाड़ गया था। अजी, वो उसकी जल्दबाजी और जलन पर उसके सीने पर समाई थी। अपने लबों से मरहम रखूँगा, जाना मेरी ही हो, और कैसे तुम्हें दर्द में बर्दाश्त कर सकता हूँ। मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप। वो सोफ़े पर उसे गिराते बेबाक निगाहों से उसे देखते बिना सोचे समझे अपने बेटे की ढाई शिद्दत पर अपने लब रखते उसके वो सान हता कर गया था। अजी, वो अपने लब बींच गई थी। तुम्हारे पूर पर मेरा हक है जाने। अजी, अपने ही बेटे को कभी मैं इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो ये करे। फलक ने नम आंखों से अपने जालिस शोहर को देखा। आप पागल हैं अजी, वो बच्चा है और आप बच्चा है तो बच्चा बनकर रहे, बाप बनने की कोशिश ना करे। वो गुस्से से अपने बेटे की तरफ देखते बोला, जो हाथ पांव मारते अपना रुख तक उनकी तरफ कर गया था। अपने बाप को देख रहा था। हमारी तरफ मत देख अजी, खबरदार, आपने मेरे बेटे को कुछ भी कहा तो जब आप नहीं थे तो वही था मेरे साथ। आपसे भर कर है वो मेरे लिए। फलक ने उसके सुर्ख गुस्से भरे चेहरे को देखते गुस्से से कहा। वो फजूल में जालिस हो रहा था इतने छोटे से बच्चे से। यज़दान ने आईब्रो उचकाते उसकी तरफ देखा। ठीक है, तो फिर मेरी चीज़ों पर आंख, हाथ और हाथ पर मुंह ना मारे। कहते ही वो वापस से उठते फारस का रुख मोड़े तकियों का अंबार अपनी वाली साइड पर लगाते वापस से उसकी तरफ बढ़ा। ये सब उसने चंद सेकंड में किया था। अजी, अब खामोश रहना, आवाज़ ना आए। अजी, नो, मैं आपका बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो उसके इरादे जानते रूहान सी होती बोली थी। वो उसकी सारी मज़ाहमत को बास्केट में फेंकते उस पर सवार हुआ था। अजीब, फारस जाग, मैं हमें नहीं देख रहा, उसने उसकी गर्दन से चेहरा निकालते कहा। जबकि फलक ने बेबसी से बेड की तरफ देखा। उसे अपनी शादी के वो 3 हफ्ते शिद्दत ही याद आए थे जब वो उसी तरह उससे अपनी पनाहों में लिए मदहोश रहता था। एक सुकून भी था उसकी पनाहों में, लेकिन वो अब वाकई ही थकावट और नींद की वजह से पागल होने को आई थी। वो सिसक पड़ी थी कि वो उसमें समाते उसकी सांसों को झकड़ गया था। अजी, मैं थक चुकी हूँ अब, और पूरे 9 माह की तिश्नगी है जान, यकीन हो लेने दो तुम मेरी पनाहों में हो। वो मोहब्बत से गंभीर लहजे में बोलते अपनी शिद्दतें बढ़ा गया था। वो भी गहरे सांस भरते उससे बर्दाश्त करने लगी थी। एक बार फिर से फारिस ने गला फाड़े रोते हुए सांस दिलाया था उन्हें कि वो भी है। अजी, उसे भूख लगी है अपने ही बेटे के लिए इतने सफाक
अजी वो उसे बोलने की मोहलत भी नहीं दे रहा था। मेरी जान शिद्दतों के आखिरी मुकाम पर वो उसमें शामिल होते उसकी आंखों पर लब रखते हटा था और अपनी बीवी के सुर्ख हुए चेहरे पर फूंक मारते अपने बेटे की तरफ बढ़ा। अब अगर तुमने मेरी बीवी पर जुल्म किया तो रात कमरे से बाहर गुजरेगी तुम्हारी। फारस की रोई नम आंखों को चूमते वो फलक को पकड़ाते बोला, जो अपनी हालत दुरुस्त करते अपने बेटे को चूम गई थी। जबकि वो अपने बाप की बात सुनते अपनी माँ को देखते होंठ बाहर निकाले फिर से रोने की तैयारी में था। आंखें पानी से लबालब भर गई थी। अजी नो मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने बेटे को अपने साथ लगा गई थी। बचत करवा दी है इसने तुम्हारी, वरना मेरा इरादा कल सुबह कमरे से बाहर निकलने का था। वो बेबाक होते अपने बेटे को देखते आंख विंग कर गया था। फलक ने नाराज़गी से उसे देखा। उसकी आंखों में नींद की सुर्खी पर वो उसकी आंखों पर लब रख गया। अब उसका सोना बहुत मुश्किल है। रात से आपने तंग किए रखा है और एक पल की नींद नहीं ले सकी मैं। सर भी दर्द कर रहा है अब तो। वो दूर होते नाराज़गी के बावजूद उससे शिकवा कर गई थी। यज़दान मुस्कुरा दिया था। मैं चावल ले लूँ, तुम इसे फीड करवाओ, फिर मैं ले जाऊँगा इसे। तुम दिन भर अपनी नींद पूरी करती रहना, लेकिन सिर्फ दिन भर। रात मेरी ही होगी। उसके गाल को खींचते वो अलमारी से अपने कपड़े लिए वॉशरूम की जानिब बढ़ा था। सॉरी जान। वो फारस के होंठों को पाउट की शक्ल में देखते उसकी नम आंखों पर लब रख गई थी। भूख भी अब शिद्दत से लगी थी, लेकिन सर भी दर्द कर रहा था। बेड पर उसे लटाए वो अपना सर दबा रही थी जब यज़ान खान को ब्लैक शलवार में निखरा सा देख उसका हाथ रुका था, लेकिन वो माशाल्लाह कहते उसे देखे गई थी। लग रहा है कि जैसे आज हमारी फर्स्ट नाइट थी। उसके करीब आते हुए उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते बोला। फलक ने सटपटाते उसे देखा। आप तो बाल बना लिए हैं जब तुम मुझे तार रही थी। तुम्हारा ही हूँ, महसूस कर सकती हो। शरारत से बोला था। मुझे सर में दर्द है और भूख भी लगी है। आपके बेटे का पेट भी सही से नहीं भर पाई। वो बात का रुख बदल गई थी। सॉरी जान, मैं भूल गया था, लेकिन मैं कह रहा हूँ अपनी ज़रूरत के लिए मैं तो तुम्हारा गुलाम बनकर रहूँगा, लेकिन उससे अगर अपनी ज़रूरत पूरी करनी है तो अपनी हरकतें ठीक करे, वगरना बस कर दें जी, भूख लगी है मुझे। और आप उसकी आवाज़ अब भारी हुई थी। सॉरी यार, मैं मजाक कर रहा था। अच्छा ना बाबा सॉरी, मैं कुछ नहीं कहूँगा हमारे बेटे को। मैं दूध और ब्रेड लेकर आता हूँ इसी वक्त। वो खाओ और मेडिसिन खाते आराम करना। मैं फ़ारिस को ले जाता हूँ। वो अब सीरियस होते उसे बोलते फ़ारिस को उठाने लगा था, लेकिन वो नवाब साहब उसी वक्त गला फाड़े रोना शुरू कर चुके थे। अपने हाथ पाँव अकड़ाते वो उसे परेशान कर गया था। ये उसने जल्दी से उससे फलक को दिया। नाराज़ हो चुका है ये अब आपसे। जाएं अब। वो उसे अपने करीब लटाए बोली। ऐसी की तैसी इसकी नाराज़गी की। वो कहते उसे फिर से उठाने लगा था, लेकिन वो अपनी माँ की शर्ट को मुट्ठियों में पकड़े छुपने लगा था। ये उसकी भूख अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वो उसे उसकी शर्ट पकड़े देख बोला, हो गई है ख़त्म, लेकिन आपने जो किया है ना वो अब नहीं आएगा आपके पास। फलक ने अपने बेटे की पेशानी पर लब रखते कहा, देखता हूँ कैसे नहीं आता। वो ज़बरदस्ती उसे फिर से उठा गया था। जब वो पहले की तरह कराता, यज़दान ने उसे टांगों से पकड़े ऊपर को उछाला। अल्लाह अजी, गिर जाएगा मेरा बेटा। नहीं गिरता। वो उससे कैच करते फिर से उछाल गया था। जबकि आप अपने बाप की मोहब्बत के इस अंदाज पर खिलखिलाया था। उसने अपने बाप के कैच करने पर उसे देखा और वो शायद फिर उसी इंतज़ार में था कि उसका बाप उसे उछालेगा और वो अपने बेटे की नज़रों में मौजूद तहरीर पर थे। अब एक हाथ से उसे पकड़े उछालते, एक ही हाथ से पकड़े फलक का दिल हिला गया था। अजी, वो चिल्लाई थी, नाश्ता भिजवा रहा हूँ, मेडिसिन रख दी है तुम्हारे पास। नाश्ता की मेडिसिन लेते अच्छी सी नींद पूरी करना, रात कोई रियायत नहीं मिलेगी। वो उसे आंख विंग करते कहा लगाते बाहर निकल गया था। थोड़ी ही देर तक मुलाजमा के हाथ दूध और ब्रेड के स्लाइस देखते वो हल्का सा नाश्ता करते मेडिसिन लिए सो गई थी। वेलकम टू होम माय लिटिल प्रिंसेस, वो अपनी बेटी के कान के करीब सरगोशी नमा आवाज़ में बोला। एक हाथ वो रिचा के कमर में डाले उसे अपने हिसार में लिए हुए था और वो भी उसकी शर्ट को उसकी पुश्त से अपनी मुट्ठी में झगड़े हुए थी। वेट वेट। अरजाम ने उन्हें दरवाजे पर रोका और एक रिबन दरवाजे पर लगाते उन्हें कैंची पकड़ाई। रिजा ने अब शाम को देखा जो हाथ में कैंची पकड़े उसके पकड़ने का वेट कर रहा था। सारी नाराज़गी दूर करूँगा, अंदर तो चलो। वो उसकी नाराज़ नज़रों पर उसके करीब झुकते कान में सरगोशी नमा आवाज़ में बोला। रिजा ने सबकी मौजूदगी में उसके यूं करीब होने पर जल्दी से थोड़ा दूर होते उसका हाथ पकड़ा था और रिबन काटते ही वो लोग अंदर दाखिल हुए थे। मुझे लगता है कि कमरे में ही चलना चाहिए, अरजाम ने शरारत से अब शाम को देखते कहा। उसके कमरे की तरफ एक रास्ता बनाया गया था। नहीं, मुझे अभी बाहर, हाँ कमरे में ही चलना चाहिए, उसे बैठना सही नहीं होगा। अब शाम उसकी बात को टोकते बोला। रिजा खामोश हो गई थी, कोई बात नहीं की थी उसने और उसे पकड़े ही वो कमरे की जानिब बढ़ी। जब रुशाने ने कमरे का दरवाज़ा खोले उन्हें रोका था और फिर वो अरजाम के साथ मिलते एक टेबल को घसीटते उनके सामने लाई थी और अपनी छोटी सी गुड़िया के वेलकम के लिए केक लाते इन्होंने काटने का इशारा किया। जिस पर केक काटते वो लोग अंदर दाखिल हुए थे। कमरे को पिंक पर्दों और बलून से सजाया गया था। इन सब ने बहुत मेहनत की थी। थैंक्स फॉर एवरीथिंग।
अब सामने रिजा को बेड पर बिठाए अपनी बेटी को उसके साथ लौटाते एक नज़र उसके चेहरे को देखते अरजाम के गले लगे बोला था, ये तो मेरा फ़र्ज़ था अपनी रोल के लिए, इसे बढ़कर करना चाहता था, लेकिन बस आप ये याद रखें कि अबिया की भी मेहनत है मेरे साथ, तो बस फिर हमारे बच्चों के लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी। वो जो उसके थैंक्स करने पर अपनी ज़बान के जौहर दिखाने वाला था, सबको अपनी तरफ घूरता देख अल्फाज का चुनाव बदल गया था। अबीहा का तो पूरा चेहरा सुर्ख हुआ था उसकी इस बात पर। गुस्से से वो उससे नज़रअंदाज करते बाहर निकली थी। अबिया समन ने उसे बाहर जाते देख रोकना चाहा था। फूफो, मैं रुशे की हेल्प करवाने जा रही हूँ, वो मुस्कुरा कर कहते रुशाने के साथ चीज़ें सेट करवाने बाहर निकली थी, जबकि अरजाम की नज़रें वो अपनी पुश्त पर महसूस कर सकती थी। क्यों चाहता है कि वो कभी ना माने। अब सामने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखते उसे कहा, वो माने या ना माने, आपके बच्चों की चाची तो इसे ही बनाऊंगा, आप बस मेरी मेहनत देखें, क्योंकि आपकी तरह पहले ही साल में आपको ताया बनाने वाला हूँ। वो साम की बात पर बेबाकी से उसे आंख विंग करते बोला। साम उसकी बात पर नाम सर हिला गया था। नाम क्या रखना है? बिया ने उस छोटी सी गुड़िया को हाथ में उठाते पूछा। सब उसकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। आपने अगर कुछ सोचा है तो बता दें। सामने रिजा के चेहरे पर दर्द के तासुरात देखते कहा, और फिर उसकी बात पर रिजा ने उसे देखा जो उसे ही देख रहा था। वो निगाहें चुरा गई थी। हम क्या रखेंगे? रिजा ने कहा था कि ममानी जान, मुझे थोड़ी देर आराम करना है। वो जल्दी से बोल गई थी। ठीक है, आप रेस्ट करें, मैं तब तक बाहर देख लूँ, बच्चियाँ भी परेशान होंगी, इन्हें यहाँ बुलाकर काम पर लगा दिया है। बिया ने खामोशी से उसकी पेशानी पर लब रखे कहा, वैसे भाई नाम तो रेस अपने बाबा को कॉल करें और कहें कि वो आते हुए फ्रूट की बास्केट भी बनवा कर लाएँ, हमसायों को भिजवानी है। समन कहते उसे देखने लगी कि अभी करे, वो भी मोबाइल निकाले, कॉल मिलाए बाहर निकला था उनके पीछे। रिचा ने उसे देखा और फिर लेटने की कोशिश करते उसकी मौजूदगी को नज़रअंदाज कर गई थी। अब साम उसके करीब होते उसकी कमर पर हाथ डाले, उसका एक हाथ पकड़े उसे सहारा दे गया। वो झटक गई थी उसके हाथ को। वो उसके जर्द चेहरे को देखते उसका गुस्सा बर्दाश्त कर रहा था। ज़बरदस्ती अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाते वो पेट पर अपने प्लेट की जगह हाथ रख गई थी। गुस्सा करो जितना चाहे मर्जी, लेकिन यूँ लापरवाही की इजाज़त नहीं दूंगा मैं तुम्हें जान। वो उसे एहतियात से लेटने में सहारा देते हुए बोला था। वो खामोश रही थी। अब शाम को उसकी खामोशी खली थी। मुझे ज़रूरी काम की वजह से निकलना पड़ा था, लेकिन मैं तुम्हारी डिलीवरी के बाद निकला था वहाँ से जान। वो उसके रूठे चेहरे को देखते उसे वजाहत दे रहा था। रिचा ने करवट लेनी चाहिए थी और वो खुद से कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसकी बात को कोई जवाब ना देते ऐसे बनी हुई थी जैसे वो यहाँ हो ही ना। मैं उसे लब बिंजे तकलीफ़ बर्दाश्त करते देख वो गहरा सांस भर गया था। अपनी बेटी को देखा जो उसकी दूसरी साइड पर थी। रिजा वो अभी बोल रहा था जब बेड पर वो नन्हा सा वजूद कसमसाया था, और फिर उसने अपने मुंह को खोलने की कोशिश की थी। हल्का सा कसमसाते उसने अपनी छोटी उंगली को मुंह में डाला था। चेहरे के मुख्तलिफ जाविये बनाते अपनी उंगली को मुंह में डाले वो रोना शुरू कर गई थी। अब साम और रिजा दोनों ने घबराते उसे देखा। वो नन्हा सन्ना वजूद अपनी बारीक आवाज़ में रोते मुंह में उंगलियां डालने की कोशिश करते अपनी भूख का बता रही थी। अपने निचले लब को दांतों में दबाए रिजा ने उठना चाहा था, लेकिन वो उठ नहीं पाई थी। आंखें नम होते वो फिर से हाथों पर दबाव डाले उठती कि आंसू आंखों के कोनों से बहे थे। रिजा, ये क्या? आपकी ज़रूरत नहीं है मुझे, कर लूँगी मैं मैनेज, 3 दिन से कर रही थी, आगे भी कर लूँगी। वैसे भी अकेले ही सब करना है मुझे, तो अभी से खुद को आदी बना रही हूँ। वो उसका हाथ एक बार फिर से झटक गई थी। बहुत हुआ मिसिस, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ऐसी हालत में तुमसे सख्ती बरतूँ, लेकिन तुम्हें अब मेरी डांट की आदत है, इसी से तुम्हें समझ आएगी मेरी बात। वो संजीदा लहजे में उसे कहते उसकी कमर से पकड़े उसे बिठाने लगा था। उसकी नम आंखें और हिचकी पर वो लब भींच गया था। अपनी नम आंखों के कोनों को साफ करते उसने पिंक कंबल में अपनी बेटी को उठाने के लिए झुकना चाहा था। ज़ख़म ख़राब करोगी अपना। अब साम उसके झुकने से रोक गया था। ज़िंदगी ख़राब करते नहीं सोचा तो ज़ख़म की परवाह भी मत करें, वो भीगी नम आवाज़ में बोली। दिल था कि धारे मार मार कर रोने का कर रहा था। रिजा, अब सामने उसकी बात पर मुश्किल से खुद पर जब्त किया था। मेरी बेटी को भूख लगी है, आपके लिए तो वो कोई अहमियत नहीं रखती, लेकिन मुझे मेरी ज़िंदगी से बढ़कर है। रिजा ने एक बार फिर से झुकना चाहा था। मैं पकड़ा रहा हूँ तुम्हें, हमारी बेटी को। वो उसके अपनी बेटी और इसके लफ्ज़ों का जवाब अब उसे हमारी बेटी कहने पर जोर देते बोला, और उसने अपनी बेटी को अपनी बाहों में उठाया तो उसके हाथ कांपे थे। उसने अभी तक उसे नहीं उठाया था क्योंकि वो डर रहा था कि कहीं वो गिर ना जाए उसके हाथों से, लेकिन अपने हाथों की कपाहट पर उसने काबू पाते अपनी नन्ही परी को देखा था जो उसके उठाने पर खामोश होते उसे देखने लगी थी। अब शाम का दिल धड़का था उसे देखते। उसके नक्श अपनी माँ पर थे, उसकी तरह वो मासूम लगी थी। मेरी हूर, वो उसके नरम गालों पर लब रखे बोला था। जब एक बार फिर से आंखें बंद करते उसने मुंह में हाथ डाले रोना शुरू किया था। अब सामने जल्दी से रिजा को उसे पकड़ाया था। रिजा ने महसूस किया था कि उसके हाथ जैसे कांपे थे। परी, हुरिया, सुल्तान। अब सामने उसके परी कहने पर उसका नाम बताया था। रिजा ने उसे देखा। हुरिया नाम है मेरी बेटी का। अब सामने उसके करीब बैठे उसके पीछे तकिया सेट किया था। मैं अपनी बेटी का नाम हूर रखूँगी।
आपको कोई हक नहीं है उसका। रिजा ने हुरिया को अपनी बाहों में झुलाते चुप कराने की कोशिश करते करता, तुमने रखना होता तो अब तक रख चुकी होती जान। ये हक भी मुझे देना चाहती थी जैसे खुद पर मुझे हक दिया है। वो उसकी बात में मुस्कुराते बोला था। रिजा ने उसकी बात में नामे सर हिलाया था और खामोश रही थी। अब शाम के सामने उसे फीड करवाना दुनिया का मुश्किल काम लगा था। मुझे लगता है कि उसे भूख लगी है, इसीलिए। अब सामने हुरिया को चुप ना होते देखा। हॉस्पिटल में भी उसे अपनी माँ और ममानी के सामने ऑकवर्ड फील हुआ था, लेकिन फिर भी वो ऐसी सिचुएशन नहीं थी। अब तो जैसे वो फंसी हुई थी। उसे क्या कहती। अब पाउडर वाले दूध वो अपनी बेटी को नहीं लगाना चाहती थी। क्या हुआ, लाओ मुझे दो। वो उसके चेहरे पर नासमझी के तासुरात देखते बोला, नहीं उसे भूख लगी है, आप बाहर जाएं, मैं फ़ीड। अब शाम को पहले तो उसकी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन समझ आई तो वो गहरा सांस पड़ गया था। क्या वाकई, मतलब मेरी जान, दिस इज़ टू मच। यहीं रहना है तुम्हें, और ऐसा फिर कैसे मुमकिन है कि तुम जब भी इसे फ़ीड करवाओगी या इसकी भूख का इंतज़ाम करोगी तो मैं बाहर जाऊँगा। सुल्तान, हूर को भूख, हाँ तो करवाओ फ़ीड। वो उसकी बात टोक गया था। रिजा ने बेबसी से उसे देखा, जिस पर ना चाहते भी वो उसके करीब से उठते सामने सोफे पर बैठ गया था। उसे अपनी आदि ज़िद पर कायम रहते देख वो हुरिया को साथ लगाते दुपट्टा खुद पर ओढ़ गई थी, लेकिन वो खुद भी उसे सही से ऐसे फिट नहीं करवा पा रही थी। एक तो अभी सही से उसे इल्म भी नहीं था। ममा को बुलाऊं अगर समझ नहीं आ रही तो। वो जो मोबाइल पर निगाहें जमाए उसकी बेचैनी को नोट करते उसे बोला। रिजा से भी अब बैठना दोबर हुआ था। सूरज चेहरे के साथ वो हाँ में सर हिला गई थी। वो बाहर निकल गया था। थोड़ी ही देर तक समन को अंदर दाखिल होते देख उसका हल्कान हुआ सूरज चेहरा मज़ीद सुर्ख हुआ था। जब वो भी अंदर आया था, वो उसके निकलने के बाद दुपट्टा हटाए कोशिश करने लगी। एक तो हुरिया काम दिनों की थी, नाजुक सी, रुई से भी नरम। उसकी स्किन वो कांप भी रही थी, लेकिन अब ये सब तो उसे करना था। क्या हुआ रही, ऐसे क्यों कांप रही हैं बेटा? कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, आप पहले थोड़ा सही से बैठें, उसे मुझे दें। एक तो आपने कहा था कि नाम सामने रखने का कहा है, तो अब क्या बुलाएं हम अपनी गुड़िया को? वो हुरिया को पकड़े उसकी छोटी सी नाक पर लब रखे बोली। अब शाम जो अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा था, समन की बात पर उसने रुख पलटे देखा। जो समन की बात सुनते चोर नज़रों से उसे देखने लगी थी कि उसने सुना है कि नहीं, लेकिन उसके देखने पर वो जल्दी से निगाहें चुराते अपनी बेटी को संभाल गई। हाँ ऐसे ही, उसके सर के पीछे हाथ रखें। अब खुद से तो वो अभी फीट नहीं करेंगी, आप खुद को खुद करवाना पड़ेगा। समन ने मुस्कुरा कर उसे कहा था। वो भी तिरकते दिल से मुस्कुरा दी थी। हाथ अभी भी कांप रहे थे। रिलैक्स रहें री, अब ये जिम्मेदारियां ऐसी ही कांपते नहीं संभाली जाएंगी बेटा। समन ने उसे हौसला देना चाहा था। ममानी जान, मुझे डर लग रहा है, अभी तो छोटी है ना ये, तो बस कुछ नहीं होगा री, शुक्र करें बिल्कुल ठीक है। ये वीक तो है लेकिन ठीक हो जाएगी। मैं आपके लिए सूप भिजवाती हूँ ममानी जान, अभी मेरा कुछ खाने का दिल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। वो इनकार करते हल्का सा मूव कर गई थी। अच्छा ठीक है, जब दिल करेगा बोल देना, लेकिन अब ऐसा भी ना हो कि दिल करे ही ना और आप बोलें भी ना। आप भिजवा दें ममा, खाने पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आपकी पोती का पेट आपकी बहू के दिल से नहीं उसके ज़्यादा खाने से भरेगा। अब शाम जो अभी चेंज किए निकला था, उसके इनकार को सुनते बोला। वो अब क्या ही कहती, नाराज़गी जता रही थी, लेकिन वो था कि अपनी औलाद की ज़्यादा फ़िक्र थी उसे। उसके दिल का क्या था, पहले कब वो उसके दिल को अहमियत देता था जो अब देता। समन गहरा सांस भरते रिजा के झुके सर को देखते निकली थी। अब सामने आईने से नज़र आते उसके अक्स को गहरी निगाहों से देखा। उसकी नज़रों की तपश पर वो पास पड़ा दुपट्टा खुद पर लेने लगी थी। जब वो जल्दी से दुपट्टा दूर उछाल गया था। सुल्तान, ये गुरेज बर्दाश्त नहीं करूँगा, मेरी ही हो, बहुत अच्छे से देख रखा है तुम्हें मैंने, इसलिए ये पर्दे मेरे सामने मत ओढ़ो। इन धड़कनों का रक्स ना सिर्फ अपनी आँखों और हाथों बल्कि अपने लबों से भी महसूस कर चुका हूँ। वो बेबाकी से उसकी गहराइयों पर बेबाक निगाहें घाड़े उसकी तरफ झुका, अपनी बेटी के गाल पर लब रखने लगा कि वो हुरिया को पीछे कर गई थी। जब अब शाम के लब उसकी धड़कनों से मिस हुए थे, दिल कानों में धड़कते 200 की स्पीड पकड़ गया था। यही हाल अब शाम का था। पल में उसकी आंखें हुमार आलूद हुई थी। रिजा की पेशानी आलूद हुई थी। अपनी बेटी को एक नज़र प्यार से देखते, इसकी पेशानी चूमते उसने रिजा का चेहरा देखा जो सुर्ख होते खून छलका रहा था। उसके देखने पर वो निगाहें चुराए हुरिया को अपने कंधे से लगाए बिप करवाने लगी। जब अब सामने मुश्किल से अपने जागते जज्बों पर बंद बांधते दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ पर उसके करीब से उठते दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए थे। रुशाने को सूप पकड़े देख वो उसके हाथ से ले गया था। आप पिला दें उसे, मुझे भी काम था बाहर, मीर और बड़ी मामा लोग भी आ गए हैं, वो उसे कहते वहाँ से चली गई थी। अब सामने वापस से उसकी तरफ बढ़ते उसे हुरिया को बेड पर लटाते देखा तो लब भींजे सूप का बाउल साइड पर रखते हुए हुरिया को पकड़े लटाए सूप उठाए उसकी तरफ बढ़ा था। मुझे अभी कुछ नहीं खाना, वो उसका हाथ नज़रअंदाज करते बोली। मैं कह चुका हूँ कि खाने पर कोई लापरवाही नहीं होगी, इसलिए खामोशी से पियो सूप, क्यों इतनी फ़िक्र कर रहे हैं? अब 3 दिन तो आप नहीं थे वहाँ। वैसे तो बहुत कहा जा रहा था कि अब से कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसके साथ आपकी ज़िंदगी हसीन तरीन होती, जिसके साथ
आप दिल, दिमाग और खुशी से पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे, जो बस आपकी ज़रूरत ही नहीं आपकी तलब होती, जिसे आप बस मतलब नहीं सुकून हासिल करते। इसलिए बस कर दें करना और छोड़ दें मुझे और ले आएँ कोई और। वो दुख, दर्द, तकलीफ़ और गुस्से के मिले जुले तासुरात लिए उसे बोली थी। उसकी बातें बर्दाश्त करना मुश्किल था, लेकिन ये सब इसी वजह से बोल रही थी। इस वक्त जैसे खुद के जज्बों को ठपक रहा हूँ, तुम समझ ही नहीं सकती कि कैसे तुम मेरे जज्बों को जगाए मुझे एक आग में झुलसा चुकी हो। अगर तुम पर आप अपने आप निछावर ना किया तो जैसे सांसें रुक जाएंगी, लेकिन तुम्हारी वजह से दूर रह रहा हूँ। तुम माफ़ नहीं करना चाहती और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर्ट करूँ। ये देखो, क्या ये बड़ी हुई धड़कनें तुम्हें नहीं बता पा रही कि इस वक्त मैं क्या चाहता हूँ? क्या गुजरे दिनों में मेरी बेचैनियाँ नहीं जान पाई कि कैसे तुम्हारे पास होने पर मैं तुमसे दूर रहते मर रहा हूँ? उसने दिल के मुकाम पर उसका हाथ रखते पूछा। रिजा ने उसकी आंखों में देखा जहाँ उसकी तलब वाज़िया थी। अब अगर बात बस मतलब की होती तो अभी भी तुम मेरे पास हो, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अब बात इस दिल की जिसमें मोहब्बत के पनपते जज्बात पर तुम पर्दा गिरा गई हो। और कह चुका हूँ गुजरा कुछ भी याद करके मैं इसे नहीं याद करना चाहता, क्योंकि मैंने बहुत गुनाह किए हैं। मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ ज़िंदगी का हर पल खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। अपनी बातों से तुम्हें हर्ट करता हूँ, लेकिन तुम्हारे वजूद पर हक़ जताना मेरा हक़ था। हाँ, तुम्हारे लिए बर्दाश्त करना आसान नहीं था, लेकिन ये किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता होगा। मर्द शिद्दत पसंद हो जाए तो औरत को रोंद देता है बीवी। मेरा कसूर ये है कि मैं तुम्हारे आंसू से पिघल कर अपने अंदर का दर्द अपनी शिद्दतों से नहीं, अपनी बातों से तुम पर ज़ाहिर करते, तुम्हें हर्ट करते, तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाता रहा। लेकिन फिर इसी सब में मैं भी जला हूँ। खुद बताओ, क्या नहीं मांगा था तुमने कभी मुझे अपनी दुआओं में? वो उससे सवाल कर गया था। रिजा उसके इस सवाल पर हैरानी से उसे देखने लगी। वो मुस्कुरा दिया। मैंने भी मांगा था उसे, लेकिन तुम्हारी दुआएं कबूल हुई और मुझसे छीन गई। मैंने कभी आपको बद्दुआ नहीं दी सुल्तान, बल्कि यही कहा था अपने रब से कि अगर आप मेरे लिए बेहतर हैं तो आपको मुझे सौंप दें। उसे लगा कि वो उसे फिर से ब्लेम कर रहा है। नहीं बर्दाश्त हो रहा, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि मैं कुछ भी दोहराऊं। और तुमने मुझे बद्दुआ नहीं दी, बल्कि मुखलिस मोहब्बत की थी। तो रब ने तुम्हें सुना। कहते हैं कि जब मोहब्बत करने वालों की कदर ना की जाए तो मोहब्बत छीन जाती है। कोई तो कमी थी मुझ में जिसे मैं समझ ना पाया और तुम्हारे साथ गलत करते चला गया, और अब भी खुदसर बन रहा हूँ। लेकिन मुझे अपनी ये खुदसरी मंजूर है, क्योंकि इसमें तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो। वो उसकी पेशानी पर लब रखे बोला, चलो पियो, अब सब आए हुए हैं, फिर ऐसा ना हो कि मुझे सबको निकालना पड़े यहाँ से। अब शाम खुद उसके मुँह में सूप का चम्मच ले जाते बोला। वो भी खामोशी से सूप पीने लगी थी। सब खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे। अब शाम से नाम पूछा गया। उसने कहा था कि वो अपनी बेटी के अकीका पर बताएगा। वलीद ने बिया को देखा जो रिजा को कुछ समझा रही थी। वो बाहर निकल गया था कमरे से। वो अब कोई ज़बरदस्ती नहीं होने दे सकता था अपनी बेटी के साथ। हैदर की नज़रें खुद पर महसूस करते अब सामने अब भी वलीद से बात करना चाही थी, और वो उसके पीछे गया था। वली अंकल वलीद शाह जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था, अब शाम की आवाज़ पर उसने देखा और फ़ोन रख गया था। मैं जानता हूँ कि आप लोग को लग रहा है कि रिजा के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर सकता हूँ, इसे उसकी मर्ज़ी के बगैर अपने साथ रखना, या फिर आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी कभी खुश ना रहे। लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उसकी खुशी मेरे साथ रहने में है, और अगर ऐसा ना हुआ तो वादा करता हूँ कि कभी उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। लेकिन ये सब उसकी मर्ज़ी से होगा। आप उससे बात कर सकते हैं। अगर वो आज ही जाना चाहे तो जा सकती है आपके साथ, मैं उसे नहीं रोकूंगा, लेकिन रहेगी वो मेरे नाम के साथ जुड़ कर। वो सब उस पर डाल गया था, लेकिन अपना नाम वो कभी उससे अलग नहीं करेगा, वो ये भी बता गया था। फिर वो जैसे आया था वैसे ही उसकी सुने बगैर चला गया था। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन उसकी बेटी उसे सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। वो घर आ चुकी थी, लेकिन उस संग दिल का कोई पता नहीं था। उस वक्त उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी थी, लेकिन वो कब उसके साथ खड़ा हुआ था, कब उसने उसकी तकलीफ़ को समझा था, कब उसने जाना था कि वो कब किस हाल में है, वो नहीं था कभी उसके साथ। आंसू मतवातर उसकी आंखों से बहते उसका तकिया भिगो रहे थे। कमरे के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर अपनी आंखों पर बाजू रख गई थी वो। आपी, रोहा ने अंदर आते उसे देखा और उसके करीब जाते उसे पुकारा। वो खामोश रही थी। आपी, मैं जानती हूँ आप जाग रही हैं, लेकिन ऐसे तो मत करें मेरे साथ। रोहा की आवाज़ भीगी थी। आपको पता है जाम भाई की कॉल आई थी, वो कुछ दिनों तक रुक जाओ, अभी मुझे कुछ वक्त अकेला रहना है। रोहा से जब उसकी ये हालत ना देखी गई तो वो भीगी आंखों से वहाँ निकली सी। उसका इरादा मीर से बात करने का था। रोहा की कॉल देखते हुए हैरान हुआ था। वो खुद उसे कॉल कर रही थी। कॉल रिसीव करते हुए कुछ बोलता। रोहा ने उसे मिलने का कहा था। मीर सुन रहे हैं आप? मुझे इसका जवाब ना देने पर वो बोली थी। हाँ सुन रहा हूँ मैं, अभी रेस के हाँ हूँ शाम तक, आपको अभी मुझसे मिलना है, मैं आपका वेट कर रही हूँ। उसकी आवाज़ भीगी नम
ज़दा आवाज़ पर वो उसके फ़ोन बंद करने पर बेचैन हुआ था और फिर उसके एड्रेस भेजने पर वो वहाँ से निकला था। गाड़ी को लॉक लगाए वो रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ जहाँ वो पहले से उसका इंतज़ार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम रूहे जाना, आज कैसे हमें खुद से मिलने के लिए बुला लिया। वो उसके रोने से सुरख हुई आंखों को अभी देख नहीं पाया था, लेकिन जैसे ही निगाह उसके चेहरे पर पड़ी वो जो कुर्सी संभालने वाला था उसके करीब हुआ। रूह, तुम रोई हो? उसका हाथ पकड़े वो उसके पास बैठते पूछ रहा था। आप प्लीज़ वहाँ बैठें, पहले बताओ मुझे ये आंखें इतनी रेड क्यों हैं। वो उसकी बात को नज़रअंदाज करते बोला। मीर, आप बता रही हो या अपने तरीके से पूछूं? वो अब उसे धमकी दे रहा था। जाम भाई कहाँ है इस वक्त? वो भी सीधी बात पर आई थी। अलमीर ने उसके बात बदलने पर लब खींचे। पहले जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। वही तो मैं बताने लगी हूँ। मैं रोई हूँ क्योंकि मेरी आपी इस वक्त जिस दर्द में है वो मुझसे देखा नहीं जा रहा। मीर, उन्हें इस वक्त जाम भाई की ज़रूरत है, लेकिन वो कहाँ हैं कोई भी नहीं जानता। बाबा भी आपी से बात नहीं कर रहे। साथ मामू ने जाम भाई को कितनी कॉल्स की हैं, लेकिन वो उठा ही नहीं रहे। आपी तो जैसे बस कमरे तक की होकर रह गई हैं। ना ही वो किसी से बात कर रही हैं, ना ही अपनी हालत की परवाह है उन्हें। तो इस वक्त उन्हें उनके शोहर के केयर चाहिए, मोहब्बत चाहिए, लेकिन वो कहाँ है कोई नहीं बता रहा। लेकिन मैं जानती हूँ, आप जानते हैं कि वो कहाँ है। वो एक बार फिर से आंसू बहाना शुरू कर गई थी। अलमीर शाह को अब जब उसने खुलकर सारी बात बताई थी तो वो गहरा सांस भरते उसका हाथ पकड़े अपने लिए सबसे अलग थलग बुक करवाए टेबल की तरफ बढ़ा था। मीर, खामोश रहो अब। उसके आंसू उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। जब वो आखिरी पर्दा भी अपने हाथ से बराबर करते उस की गर्दन पर हाथ ले जाते उसके चेहरे पर झुका, उसके रोने से बंदी हिचकियों को रोक गया था। रोहा उसके कंधों से उसे पकड़ गई थी। शिद्दत से उसकी सांसों के साथ खिलवाड़ करते वो उसके निचले लब को अपने दांतों में भरते अपनी गहरी हुई सांसें उसमें शामिल करने लगा था। रोहा ने बेचैनी से उसे दूर करना चाहा था कि उसके बालों में हाथ उलझाते वो उसे टेबल पर गिराए, उसके ऊपर झुका, फिर से उसकी सांसें खींचे, पीछे हटा, उसकी आंखों में देखने लगा। अब बोलो। उसकी हिचकियों के बरअक्स अब उसे अपनी शिद्दत पर वो उससे गहरे सांस भरते देख पूछ रहा था। वो नम आंखों से उसे शिकवा नज़रों से देखने लगे। वो उस वक्त अपनी बहन को लेकर कितना परेशान थी, लेकिन इसे क्यों फ़िक्र होने लगी थी उसकी। आप नहीं बताना चाहते तो ठीक है, मैं भी आपको फ़ोर्स नहीं करूँगी, लेकिन उन्हें इतना ज़रूर कहें कि वो मेरी आपी के साथ ये सब नहीं कर सकते। अगर वो किसी से भी बात नहीं करना चाहते तो ठीक है, लेकिन फिर वो आपी को भी तकलीफ़ ना पहुँचाएं। उनका कोई हक़ नहीं है कि हक़ तो उनका बहुत है रहा आपी पर मेरी रूह, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरा तुम पर है। और बहुत जल्द ये हक़ ऐसे इस्तेमाल करूँगा कि सांसें लेना मुश्किल हो जाएंगी तुम्हारे लिए। बस थोड़े वक्त का इंतज़ार करो, फिर तो बस सांसें खींचने पर तुम आंखों में शिकवा लिए देख रही हो, लेकिन तब ये शिकवे बड़ी नज़रों से तुम्हें देखने की इजाज़त भी नहीं होगी। वो उसे बाजू से पकड़े अपने करीब खींचते, उसकी कमर को अपनी मुट्ठी में जकड़े, उसे अपने सीने में भींचते, उसके कान में बेबाक लहजे में बोलते। उसके कान के लोगों दांतों में बेदर्दी से भर गया था। उसकी नाज़की को अपने सीने पर महसूस करते उससे लगा उसके जज्बात बेलगाम हो जाएंगे, इसलिए जल्दी से दूर हुआ था। रोहा ने आंसू साफ करते वहाँ से जाना चाहा। वो उसका हाथ पकड़े उसे अपनी तरफ खींच गया। छोड़े मुझे। वो दूर होने लगी थी कि वह दोनों हाथों से उसके गिरद हिसार बांधते उसे अपने सीने में बींच गया था। कितनी बार कहा है कि मस्त आंसू बहाया करो, ये बस मेरी शिद्दतों को सहते बहने चाहिए रूहे जाना, लेकिन मेरी तरफ की परवाह ही कहाँ है तुम्हें। वो हिचकियों में फिर से रो दी थी। रूहे मीर, अब अगर तुम चुप ना हुई तो हर हद से गुजर जाऊंगा मैं, फिर आंसू ही नहीं चीखें भी निकलेंगी। वो बाग धमकी देते उसे दबे दबे गुस्से में बोला। रूहा अपने आंसू जल्दी से साफ कर गई थी। उसकी बेबाक धमकी का मतलब वो अच्छी तरह समझ गई थी। बैठो यहाँ अपनी बात पर। उसके सुरख हुए चेहरे को देखते हुए उसे कुर्सी पर बैठाए पानी का गिलास उसके लब्बू से लगा गया। चंद घूंट बनने के बाद वो गिलास हटाए अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। जाम भाई को भी कुछ वक्त चाहिए रूह। राह आपी के पास सब हैं, लेकिन जानती हो वो अकेले हैं। इस वक्त वो नहीं चाहते कि जो कुछ हुआ है वो राह आपी को उसका जिम्मेदार ठहराएं। उन्हें लगता है कि अगर वो उनके सामने जाएंगे तो वो कुछ भी गलत उन्हें बोल सकते हैं। खुद सोचो, वो कैसे अकेले खुद से अपने गम को हल्का कर रहे हैं। भाई और भाइयों ने भी उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने उनसे भी बात तक नहीं की। रूह, समझो इस बात को। राह आपी को भी उनकी गलती रियलाइज़ होने दो। जो कुछ हुआ ये सब किसी के लिए भी सहना मुश्किल है। वो अब उसे प्यार से समझा रहा था। वो भी हाँ में सर हिलाते जैसे उसकी बात समझ गई थी। जितना जुल्म तुम मुझ पर कर रही हो ना, बहुत मुश्किल होने वाली है तुम्हारे लिए मेरी रूह। वो उसके समझ जाने पर उसके माथे से अपना माथा टिकाए बोला था, और फिर उसी के साथ लंच करते वो उसे लिए वहाँ से निकला था। लेकिन अब राह की हालत को जानते वो अब निज़ाम से बात करना चाहता था। ये तब ही था जब दाद और फाते चाहते। फिर कब मुलाकात का शर्फ बख्शोगी मेरी रूह। वो उसका हाथ अपने हाथ में लेते एक हाथ से गाड़ी ड्राइव करते उसका हाथ अपने लबू से लगा गया था। मीर, वो अपना हाथ खींचने लगी। जब उसकी सख्त गिरफ्त और समझ गई थी कि मुश्किल था। बताओ ना, अब कब मुलाकात का शर्फ बख्शोगी। गाड़ी रोकते वो उसकी तरफ देखते इस्तफसार करने लगा। मीर, वो उसके बोलते लबों को फोकस में लिए उसे अपनी तरफ खींच गया था। वो सीधा उसके सीने से टकराते उसके ऊपर गिरी थी। रूह मीर, बहुत मुश्किल है ये दूरी अब मेरे लिए। वो गहरा कट उसके लबों पर लगा
अपना अंगूठा रब करते बोला। रोहा की सिसकी भरने पर वो उसके करीब झुका। ऐसे कई ज़ख्म तुम्हारे पूर पर देखना चाहूँगा और शिद्दत से ये सब करूँगा। मैं आहिर को बताना है ना तुम्हें कि मैं किस कदर वहशत भरा इंसान हूँ। वो एक बार फिर से उसे डराते उसकी बातें याद दिला गया था। रोहा की बड़ी धड़कनों पर वो अपनी मुस्कुराहट जब्त करते उसके गाल पर दांत घाड़ते दूर हुए आंख विंग कर गया था। उसकी बातों से खौफजदा होते वो अपने लब को दांतों में भरते जल्दी से गाड़ी से निकले अंदर चली गई थी। अलमीर शान ने भी उसके गुम होने पर गाड़ी स्टार्ट करते उसका खौफजदा चेहरा याद करते अपने कब से रोका हुआ कहा लगाया। मेरी चश्मिश कहते वो गाड़ी बढ़ा ले गया था। बादलों के गरजने की आवाज़ पर वो जो बाहर बैठी अपने दिल को वीरानियों में धकेले हुए थी। बिजली की ज़ोरदार चमक पर एक पल को डरी थी, लेकिन फिर कहा लगा गई थी। और फिर वो कहा रुका नहीं था, बल्कि वो हंसती ही चली गई थी। इतना हंसी कि इसकी आंखें नम होते उसके गाल भिगो गई थी, लेकिन उसकी हंसी रुकी नहीं थी। वो अपना पेट पकड़े हंसती नीचे बैठती चली गई थी। बिजली की ज़ोरदार आवाज़ के साथ ही बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई थी, और फिर देखते ही देखते बारिश ने ज़ोर पकड़ा था और वो हंसते हुए अपने आंसू में रवानी ले आई थी। राहा हिनाहान ने उसे देखा तो इनका दिल कटा था। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी थी। अपनी माँ की आवाज़ पर वो जल्दी से अपने आंसू साफ करते मुस्कुराने लगी थी, लेकिन उसकी आंखें बह रही थी। राहा अंदर चलने देखे बादल कितनी ज़ोर से गरज रहे हैं। वो उसके करीब बैठे बोली, इससे ज़्यादा तो घन गरज मेरे अंदर चल रही है मम्मा, लेकिन आप सब में से किसी को भी वो आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही। राहा, इस घन गरज से आप मुझे डरा रही हैं मम्मा, लेकिन मुझे उससे डर नहीं लग रहा, बल्कि मुझे तो अपने अंदर की घन गरज डर लग रहा है। मुझे अपने अंदर की खामोश तूफ़ान से डर लग रहा है। अगर मुझे उसने छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। बाबा, हाँ बाबा ने तो कहा है कि उनका घर मेरा नहीं है। वो मुझे एक ऐसे शख्स को सौंप चुके हैं जो मेरा है ही नहीं। वो कोई पागल ही लग रही थी। राहा, क्या बात है, जो हुआ वो किस्मत में। नहीं मम्मा, वो तो ऐसा नहीं सोचता। उसे लगता है कि ये मेरी गलती थी। हाँ मम्मा, उसे लगता है कि ये राहा खान की ही गलती थी। मैं शुरू से उसके लिए बदतमीज़ थी और फिर एक दिन बेहया भी होगी। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट तक को मैंने दाव पर लगाया, खुद को बेमोल कर दी। आज भी मैं बस उसकी बीवी हूँ, उससे भरकर कुछ नहीं हूँ मैं उसके लिए। वो मुझसे मोहब्बत तक तो क्या तुम अब इस बात का भी ववेला करोगी कि मैं तुम्हें बीवी समझता हूँ। वो बरसती बारिश में कब आया था इन दोनों को पता नहीं चला था, लेकिन उसकी सर्द आवाज़ पर राहा खान ने झटके से उसकी तरफ देखा और इतने दिनों बाद उसे देखते वो बेयकीन होते उसे देख रही थी। बोलो राहा खान, अब ये बात भी तुम जैसी लड़की को अच्छी नहीं लगेगी कि बीवी समझ रहा हूँ, तो बताओ क्या समझूँ फिर मैं तुम्हें। पागल औरत, मेंटली सिक वूमेन, डिप्रेशन की मरीज़ा, बोलो क्या समझूँ मैं तुम्हें। वो उसके करीब आते उसे दोनों बाजू से पकड़े धारा था। राहा ने बेजान निगाहों से उसे देखा और मुस्कुरा दी। जाम, ज़िंदगी बर्बाद कर ली है मैंने तुम जैसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते। राहा खान, बहुत बड़ी गलती, ऐसी बड़ी गलती जिसका अजाला भी मैं नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अपने साथ ज़्यादती की है मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हुए। उसकी आंखों में देखते सर्द बर्फीले ठंडे लहजे में बोलते उसे धक्का दे गया था। वो सीधा घास पर गिरी थी। राहा हिनाहान उसकी तरफ बढ़ी थी। जब बाप बेटियों को बोझ समझकर बेघर कर दें तो फिर यही होता है। शोहर के नज़दीक उनकी बीवी उसके पाँव की जूती होती है मम्मा। वो अपने हवास में नहीं लगी थी हिनाहान को, लेकिन उसके अल्फाज पर गज़ाम के सर पर लगी पाँव पर बुझी थी। क्या कहा तुमने, दोबारा बकवास करो, क्या कहा तुमने। वो उसे बरसती बारिश में घास से उठाए अपने रूबरू करते उसका जबरा दबोच गया था। जाम छोड़े, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ नहीं हुआ, इसे आदत है इसकी ववेला करना, खुद की ज़ात है, मोहब्बत है बस इसे। दूसरों के इमोशंस के साथ खेलना इसकी आदत और फितरत है। वो उस वक्त क्या बोल रहा था वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन इसके अल्फाज राहा के दिल करची करची कर रहे थे। हाँ मैं पागल हूँ, मेंटली सिक हूँ, मैं बस खुद से मोहब्बत करती हूँ, डिप्रेस भी हूँ, मुझे डर भी लगता है और कभी कभी तो लगता है कि ऐसे ही रही तो मैं मर जाऊँगी। जाम, वो आज उसका पहले की तरह नाम लेते मुस्कुराई थी। आंखों में नमी थी, आवाज़ भारी हो चुकी थी, नाक का गुलाबीपन बढ़ते आंखों की सुरख डोरियों से मैच खा रहा था। लेकिन ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है गज़ाम खान, तुम सब हो मेरी इस हालत के ज़िम्मेदार। उसे लगा अगर अब ना बोली तो उसका दिल बंद हो जाएगा। अपने अंदर का गुबार उसे निकालना था, समझे, तुम सब हो। वो जो अपना जबरा पूरी कुव्वत से उससे छुड़वाते उसे धक्का दे गई थी। एक बार फिर से उसके करीब होते बोली, तुम सब शामिल हो इसमें हान। वो कहते कांपते हुए नीचे बैठती चली गई थी। उसके हाथों को पकड़े उसने सर उठाए, उसके चेहरे को देखा। वो अपने हाथ छुड़वाते उससे दूर होते अपने बाल मुट्ठी में झकर गया था।
हारिस खान को देखते वो अंदर जाने वाला था, लेकिन उसके अल्फाज उसके कदम रोक गए थे। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, तुम जानते थे, बाबा जानते थे, मम्मा को भी पता था। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं नहीं जाना चाहती। हाँ, तुम बाबा से बात करो, वो तुम्हारी बात मानेंगे। लेकिन क्या किया तुमने? तुम्हें लगा कि अगर मैं यहाँ रही तो तुम पर बोझ बन जाऊँगी, तुम स्टडी पर फोकस नहीं कर पाओगे। बाबा मेरी सारी जिम्मेदारी तुम्हें देंगे, जबकि तुम मेरा बोझ नहीं उठाना चाहते थे। और फिर मेरी एक तरफा मोहब्बत, आह, तुम जानते थे मेरे दिल का हाल, लेकिन तुमने मुझे ब्लैकमेल किया कि तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगे अगर मैंने यहाँ से जाने की हामी ना भरी तो। लेकिन मुझे यहाँ से फिर भी नहीं जाना था। बाबा मुझे ज़बरदस्ती लेकर गए। उन्हें लगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी बात का, मैं सब भूल जाऊँगी जो कुछ फिर हुआ। बाबा ने फिर भी कहा कि वो मुझसे कोई राब्ता नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे कि मैं उनकी बेटी हूँ। मेरे अंदर एक खौफ बैठ गया था कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करूँगी मैं। चली गई उनके साथ, लेकिन इस तरह के वहाँ जाकर मैंने अपना गेटअप, फ्रेंड सर्कल, पार्टी क्लब, सब जगह अपने आवारा दोस्तों के साथ जाना शुरू किया। पढ़ाई में मैं नालायक थी, ऐसा सबको लगता था। रोहा की पोजीशन पर मुझे डांट पड़ती, जबकि मैं इतने नंबर ज़रूर लेती थी कि बाबा की ख्वाहिश को पूरा कर सकती कि अगर उनका बेटा होता तो वो उसे आर्मी में भेजते। रोहा तो शुरू से ही डरपोक थी, लेकिन मैं हुत्सर थी, बेलगाम घोड़ा, लेकिन इसलिए कि बाबा मेरी हरकतों से तंग आते हमें वापस ले आए। क्योंकि मैं उनके बगैर नहीं रह सकती थी। लेकिन मेरा खौफ मुझे कभी कहने ही नहीं दे पाया था कि मुझे पाकिस्तान जाना है, और अगर ऐसा करती तो सब पूछते कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि तुम मेरे नहीं रहते हान। इसलिए मैंने अपनी माँ बाप को सताए रखा। वो अपने हाथ की खाली हथेलियों को देखते दुख से मुस्कुराई थी, जबकि तुम मेरे थे ही नहीं निज़ाम हान। फिर मैंने किसी से सुना था कि मोहब्बत का पहला और आखिरी उसूल झुक जाना होता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन मुझे समझ नहीं आई। जब तुम अमेरिका अपनी स्टडी के लिए आए तो मेरी एकतरफ़ा मोहब्बत ने तुमसे भीख में तुम्हें मांगा, और लगा कि मैं झुकी हूँ तुम्हारे आगे पहल करके। लेकिन मुझ जैसी लड़की झुकी नहीं थी, बल्कि बदतमीज़ कहलाई गई थी। मैं तुम्हारे आने पर घर जल्दी आने लगी, पढ़ाई भी करने लगी, बाबा से कहते ज़बरदस्ती तुमसे पढ़ने लगी। जबकि तुम मुझे धत्कारते बोल चुके थे कि मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसे तुम अपनी ज़िंदगी में शामिल करोगे, और मुझ जैसी बदतमीज़ लड़की फिर भी ढीठ बनते पीछे नहीं हटी थी। फिर तुम्हारी बर्दाश्त मेरी बदतमीज़ी करने पर जब ख़त्म हुई तो तुमने फ़्लैट लिया अपने लिए और चले गए तुम हान। बाबा को लगा कि मुझे तुम्हारा डर है, वो तुम्हें मेरी शिकायत लगाते। और यकीन मानो, जब मुझे लगा कि इन सब से तुम मेरे करीब रहोगे तो मैं जानबूझकर वो करती जिससे तुम्हें घर आना पड़ता। मैं लेट होती तो बाबा ने तुम्हें कहते मुझे यूनी से लाने की ज़िम्मेदारी सौंपी, और वो सब। लेकिन तुम बेजार थे मुझसे, फिर भी मैं बेशर्मों की तरह बहाना ढूंढती थी कि तुमसे मिल सकूं। लेकिन इन सब के बीच जब तुम पाकिस्तान आना चाहते थे तो मुझे लगा अब अगर तुम गए तो मैं तुम्हें खो दूंगी। आंसू उसकी आंखों से बहते उसकी हथेलियों पर गिरे थे, जिन्हें वो मुस्कुराते साफ कर गई थी। इसीलिए उस रात बाबा से झूठ बोलते क्लब गई थी, इसीलिए कि तुम्हारी फ़्लाइट मिस हो जाए, नहीं बल्कि तुम्हारा बाबा से कह सकती कि तुमने मेरे साथ रहा। वो ये बात नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले। सब जानते हैं हान, याद नहीं है क्या कि बाबा ने थप्पड़ मारा था? वो गाल पर हाथ रखे उसे देखते बोली। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों से झरना बह रहा था, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तुमने भी तो गला दबाया था, अच्छा किया था। मुझे ऐसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बाबा को चाहिए था मुझे मार देते, जान ले लेते मेरी, मुझे माफ़ ना करते और छोड़ आते मुझे वहाँ, क्योंकि मैं पहले जहाँ तुम्हारी नज़रों में बदतमीज़ थी उस रात बेहया भी हो गई थी। इन सब के बावजूद तुम चले आए पाकिस्तान, और एक आखिरी बार मैंने रोते हुए तुम्हारा नाम अपने दिल से मिटाने के लिए अपनी माँ को अपने दिल का हाल बताया था, और उसे भी मेरे लिए सज़ा बनाते मुझे जैसे यहाँ से ले जाते बाबा ने धमकी दी थी। और मैं बदतमीज़, बददिमाग, बेहया, मेंटली सिक औरत अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए वापस आ गई। यहाँ पहले ही दिन जानते हो क्या अदराक हुआ था मुझे कि मुझे यहाँ एक ऐसे रिश्ते से, एक ऐसे शख्स के साथ बांधा जाएगा जिसके सामने अपनी इज़्ज़त का जनाजा खुद ही पढ़ चुकी हूँ। वो अपनी माँ को देखते बोली तो हिना निगाहें चुरा गई थी। तुमसे फिर से बदतमीज़ी की कि तुम्हें पता हो कि मैं अब भी वैसी ही हूँ, बदतमीज़, बेहया, और तुम्हें यकीन भी हो गया। लेकिन इन सब के बावजूद जब मुझे पता चला कि तुम मान गए हो तो मुझे लगा कि अब शायद रोज़ मरना पड़े मुझे तुम्हारी नज़रों में। अपनी इज़्ज़त को जो ख़राब कर चुकी थी तुम ठहरे पाक बाज मर्द मेरी जैसी बेहया लड़की कहाँ डिज़र्व करते थे। इसलिए एक आखिरी कोशिश मैंने भूख हड़ताल करते बाबा से कहा कि मुझे यहाँ से जाना है। जब बाबा ने ये शर्त रखी कि मुझे तुमसे निकाह करना होगा, लेकिन फिर निकाह के बाद जैसे बाबा ने फिर से एक बार मेरी ज़िम्मेदारी तुम्हें सौंपी और कहा कि तुमने इन पर एहसान किया है, उनकी बात मानकर, उनकी इज़्ज़त बचाकर, तो बताओ गुज़ाम खान मेरे करीब आकर लगा कि मैं एक बदकिरदार लड़की थी कि इसका बाप अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए ये सब कहे।
राहा बंद करो अपनी बकवास, अब अगर ऐसी बात की तो जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। वो उसकी इतनी बेबाक बात पर सबके सामने कहने पर उसे बालू से पकड़े उसका चेहरा अपने करीब किए फंकारा। आज तो मैं आराम से बात कर रही हूँ, कोई शोर शराबा नहीं, कोई ऊंची आवाज़ नहीं, तो फिर भी तुम्हारा ये गुस्सा। वो अपने सर पे उठती दर्द पर जब्त करते बोली, अरे हाँ याद आया, मैं तुम्हारी औलाद की हिफाजत नहीं कर पाई, तुम्हें तो बहुत अजीज़ थी, मैं तो चाहती ही नहीं थी कि। चुप चुप, एक और लफ्ज़ नहीं रहा हान अपने बच्चे का सुनते। उसका दर्द बढ़ा था, उसने सिरे से ज़ख्म ताज़ा हुआ था। ओके ये देखो मैं खामोश हो गई। वो अपने लबों पर उंगली रखे बोली। निज़ाम ने इस्तहज़ाइया उसे देखा, वो उसे उसके होश में नहीं लगी थी। अंदर चलो, वो उससे लिए अंदर की तरफ बढ़ा था, जबकि होंठ नीले होते उसके कपकपा रहे थे। नहीं जाना मुझे अंदर निज़ाम खान, ये घर तुम्हारा है और यहाँ मैं नहीं। वो आनी चाहिए जो तुम्हारी बीवी ही नहीं, इज़्ज़त और मोहब्बत के लायक भी हो। वो अब की बार अपना हाथ छुड़वाते चिल्लाई थी। गज़ाम ने लड़खड़ाते उसे देखा। गज़ाम खान को लगा उसने वापस आकर गलती की है, उसे इस वक्त तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। सही सोच रहे हो, मुझे बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है और अब तो तुम्हारे बच्चे की कातिल भी हूँ, तो मत आते यहाँ जब तक मैं यहाँ थी। गज़ाम ने झटके से उसकी तरफ देखा, वो उसकी सोच पढ़ रही थी। हा हा हा, मोहब्बत नहीं करती तुमसे, समझे? इसलिए ऐसे मत देखो, साइकोलॉजी पढ़ रखी है। और सितम देखो, तुम्हारे दिल का हाल जानने के लिए पढ़ी थी, तुम्हारे लफ्ज़ों पर इतबार जो नहीं था, इसलिए बस। वो कहा लगाते बोली। हारिस खान उसके एक और इंकशाफ पर उसके नज़दीक जाते उसे अपने सीने से लगाने लगा था। अपनी बेटी का ये हाल कहाँ सोचा था उसने। डोंट बाबा प्लीज़। वो उसे दूर होते निगाहें ज़मीन पर घार गई थी। आंसू फिर से रास्ता बना गए थे। रहा हारिस खान के दिल में टीस उठी थी। मर रही हूँ मैं, आप सबको मैं बदतमीज़ बेहया लगती हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ। आप में से किसी ने भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। सबको लगता है राहा खान की आदत और फितरत है, उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो खुद ही मान जाती है, वो सॉरी कर लेती है। लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता कि राहा खान डरती है अपनों को खोने से, इसलिए राहा खान झुक जाती है आप सबके सामने। आप सबका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन राहा खान के सीने में तो दिल नहीं है। जानते हैं, रात सोचा था कि एक बार चाकू मारकर पता तो करूं क्या ऐसा है जैसा आप लोग सोचते हैं। अगर तो पत्थर हुआ तो बच जाऊंगी, लेकिन फिर राहा खान डर गए कि अगर मेरा दिल भी तुम सबकी तरह हुआ तो मैं तो जान से जाऊंगी। आप ही रोहा ने कमरे में राहा को ना देखते आई थी, लेकिन वहाँ अपने माँ बाप और निज़ाम के साथ अपनी बिखरी हालत के साथ राहा को देखा तो बस इतना ही बोल पाई थी। आप सब तो मुझे पागल कहते दफना देंगे, लेकिन फिर याद आया कि नहीं, मैं तो अपनी इज्जत ख़राब करूँगी, लोग बातें करेंगे, आपकी इज्जत तो फिर से हो गई ना दो कौड़ी की। ये क्या कह रही हैं आप? राहा हिना खान उसकी तरफ बढ़ी थी, वो खुदकुशी की कोशिश कर चुकी थी। कुछ नहीं, अगर रूह ना होती तो। आप पागल हो चुकी हैं, ये सब क्यों? आप ऐसी तो नहीं थी। हिना खान को कहाँ बर्दाश्त था कि वो ये सब बातें करे। हाँ मैं नहीं थी ऐसी, लेकिन मैं वो भी नहीं थी जो आप लोग मुझे समझते और कहते हैं। बाबा को लगता है कि मैं ज़िद्दी, हठधर्म और बदतमीज़ हूँ और अपनी गलती रियलाइज़ होने पर मान जाती हूँ। मेरे शोहर को लगता है कि आप सब ने मुझे छूट दे रखी है, इसलिए मैं बदतमीज़ होने के साथ साथ बेहया भी हूँ। आपको लगता है कि जो बाबा कहते हैं वो सही है। फूफो और साद अंकल को लगता है कि हमारा रिश्ता बिल्कुल सही है। रूह को लगता है कि मैं अपना दर्द छुपाना जानती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सबको अंदर तक भांप चुकी हूँ, लेकिन आप सब लोगों ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मुझे क्या लगता है। आखिर क्यों? लोग इज़्ज़त की खातिर बेटियां मार भी तो देते हैं, तो आप भी मेरा गला घोंट देते, लेकिन एक ऐसे शख्स के हवाले ना करते जिसे इसलिए अपना आप सौंपा कि कहीं उसे ये ना लगे कि वाकई ही आपकी बेटी आपकी इज़्ज़त दाव पर लगा चुकी है। उसके अल्फाज नहीं कोई नश्तर थे जो वहाँ सब सुन रहे थे। औलाद सिर्फ तुम्हारी नहीं मरी गुज़ाम खान, मेरे लिए भी वो इतनी ही कीमती थी जितनी तुम्हारे लिए। तुमने तो उस दिन ही जाना था, लेकिन मैंने उसे खुद में महसूस किया था। लेकिन तुम सबका दुख बड़ा है, इसीलिए तुम सबको मैं कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन एक ऐसा वजूद जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था, वो सबसे बढ़कर हो गया तुम सब के लिए। एक बार फिर से मैं गलत ठहराई जा रही हूँ। तुम सब सही हो। वे बेदर्दी से आंसू साफ करते तंजिया मुस्कुराई थी। इसलिए किसी ने मुझसे दुख नहीं बांटा, लेकिन इस बार मैं माफ़ी नहीं मांगने वाली किसी से भी, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी। जिसने इससे मुझे नवाजना चाहा उसने वापस भी ले ली अपनी इमानत, शायद इसलिए कि राहा खान को पता चल सके कि वो हर बार झुकने वाली डरपोक लेकिन तुम सब के लिए बदतमीज़ लड़की जान सके कि उसके साथ कोई भी मुखलिस रिश्ता नहीं है। भाई तो है ही नहीं, इसलिए कोई गिला नहीं, लेकिन ना बाप का और ना ही शोहर का। माँ का तो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि शायद बेटियों का कोई घर नहीं होता। राहा हारिस खान को लगा इसका दिल बंद हो जाएगा अगर वो मज़ीद बोली तो। और बहन, वो भी तो मेरी तरह ही है, जब अपने घर जाएगी तो। बस करें राहा, नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं आपकी ये बातें। हारिस खान
उसे अपने सीने से लगा गया था। मुझसे भी नहीं होती आपकी ये रूही बर्दाश्त। राहा खान के लिए अपने सब रिश्ते इम्पॉर्टेंट हैं बाबा, लेकिन मैं किसी के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। ऐसा नहीं है राहा, मुझे माफ़ नहीं बाबा, ऐसा मत करें। आपकी बेटी अपने दिल पर इतने सारे बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मर जाएगी अगर आपने। राहा, हारिस खान का दिल तड़प गया था बाबा। गज़ाम खान ने इससे बोलने से पहले उसे अपनी तरफ खींचा था और फिर उसकी और बाकी सब की नज़रों और बातों की परवाह किए बगैर अंदर बढ़ते अपने कमरे की तरफ बढ़ा था जाम। लेकिन वह सुर्ख हुई आंखों से उसे घसीटते हुए अपने कमरे में ले जाते, दरवाज़ा धार से बंद करते, उस दरवाजे के साथ पटकते उसका जबरा दबोचे। उसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखें घारे हाँप रहा था। दिमाग की नसें उभरकर उसके गुस्से का पता देते। एक पल को राहा की सांसें रुकी थीं उसकी अपनी आंखों में देखने पर। उसे जब चैन न आया तो वह शिद्दत से उसके लबों पर झुका, अपना गुस्सा निकालने लगा था। राहा खान, जिसका सर पहले ही दर्द से मफलूज हुआ पड़ा था, गज़ाम को अपनी सांसों का दुश्मन बनता देख फड़फड़ाते उससे कंधों से दूर करने लगी। लेकिन उसका दूर ना होना और शिद्दत से अपने लबों पर उसकी गिरफ्त पर वो उसकी गर्दन पर नाखून गाड़ गई थी। उसके नाखूनों की चुभन पर दर्द से वो उसके लब पर काटते, उसके हाथों को दरवाजे से पिन करते मज़ीद शिद्दत पसंद हुआ था। राहा खान की आंखों से आंसू उसके चेहरे पर गिरे थे। जब उसकी बंद होती सांसों पर वो उस पर रहम खाते दूर हुआ तो वह गहरी सांसें लेते अपनी बंद हुई सांसों को हमवार करने लगी। उसकी उजड़ी बिखरी हालत पर उसका सुर्ख हुआ चेहरा, रोने से सूजी हुई आंखें, गीला लिबास जो उसके बदन से चिपका हुआ था, नीले होंठ जिन पर अब उसकी शिद्दत की सुर्खियाँ नुमायाँ थी और उसकी दिया शिद्दत भरा निशान, वो जैसे उसमें खो गया था। होश तब आया जब वो अपने हवास खोते उसके दूर खड़े होकर नीचे गिरी थी और उसके नाक से खून की लकीर बहते उसके होंठों पर सब्त हुई। राहा, मैंने कहा था ना मैं मर रही हूँ, लेकिन तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं पागल हूँ, साइकी हूँ। कुछ भी कहना मेरी आदत और मेरी फितरत है। वो उसके लफ्ज़ उसे याद करवाते मुस्कुराई थी। एग्ज़ाम को अपने कदमों से जान निकलती हुई महसूस हुई थी। तुमसे तुम्हारी खुशी छीनी है मैंने, लेकिन मेरा दर्द भी इतना ही बड़ा है हान। लेकिन तुम्हारे साथ सब हैं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन राहा खान की इज़्ज़त यहाँ सब की नज़रों में दो कौड़ी की भी नहीं। ये गज़ाम को अब एहसास हुआ था कि वो क्या क्या बोल गया था उससे। उसका सर अपनी गोद में लेते उसे समझ नहीं आया था कि क्या हुआ है उसे। ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से है शायद, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर तक। वो अपना सर थामते बोली, मेडिसिन नहीं ली, बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता था। एक और इंकशाफ करते वो बैठे हुए अपना सर अपने दोनों हाथों में थाम गई थी। आह, वो कराहते अपनी आवाज़ जल्द ही दबा गई थी। एग्ज़ाम उसे उठाते बाहर निकलता, वो उसका हाथ झटकते दरवाजे का सहारा लिए खड़ी हुई थी। राहा, वो उसे अपनी तरफ खींच गया था। 3 महीने से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं उसे, तुम नहीं थे मेरे साथ, इसलिए जानती हूँ क्या करना है मुझे। वो नम सुर्ख रोई आंखों से बोलते अलमारी की तरफ बढ़ी थी और फिर कुछ तलाशते उसने अपने लिए मंगवाई मेडिसिन को देखा। जब उसकी तमाम रिपोर्ट्स अचानक से नीचे गिरी थी, राहा ने जल्दी से वो रिपोर्ट्स उठाते वापस रखनी चाहिए थी। एग्ज़ाम उसकी रिपोर्ट्स पकड़े देखने लगा। वापस दो मुझे ये, वो उससे छीनने लगी थी। जब वो अपना हाथ दूर करते इन रिपोर्ट्स को पढ़ने लगा। 2 दिन पहले की थी ये रिपोर्ट्स। इसने राहा को देखा, वो उसके देखने पर निगाहें मोड़ गई। एग्ज़ाम के कदम लड़खड़ाए थे। तुम वाकई ही पागल हो राहा खान, वो रिपोर्ट्स फेंकते उसे अलमारी के साथ लगाते बोला। राहा ने आंसू से भरी आंखों से उसे देखा। क्या है ये सब, क्यों छुपाया कि तुम, क्या बताती तुम्हें, तुम मोहब्बत करते मुझसे। वो उसकी बात काटते अलमारी से सर टिकाते बोली, मोहब्बत? हमारे बीच का रिश्ता मोहब्बत से बढ़कर है राहा खान, एक महरम रिश्ता मोहब्बत से ज़्यादा ताकत नहीं रखता। क्या नहीं रखता खान? अगर ऐसा होता तो तुम मुझे इस वक्त अकेला ना छोड़े होते। बाप भाई के बाद आपके पास अगर कोई रिश्ता होता है जो आपके दुख दर्द को समेट ले तो वो आपके शोहर की मोहब्बत है। लेकिन मेरा शोहर, जिसने बस शोहर बनते हुए मुझे इस वक्त अकेला किया, जब मुझे अगर कोई भी ना पूछता तो इतना दर्द ना बढ़ता जितना इस अकेले की बेरुखी पर अब हो रहा है। क्योंकि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो तुमने शोहर के बाद बाप बनने की खुशी छीन जाने पर मुझे सज़ा देनी चाहिए। अपनी बेरूही की तुम देते मुझे सज़ा, तुम मुझे बताते मेरी गलती, लेकिन मुंह नहीं मोड़ते। अगर तुम्हें लगता कि मैं बदतमीज़ बेहया होने के साथ तुम्हारे बच्चे की कातिल हूँ तो भी मुझे बताते। सारे टैग संभाल कर रखती जो दिए हैं अभी तक, इन्हें संभाले अपनी मोहरें जब्त करते। तुम्हें बताती हूँ ना कि तुम सही हो तो ये भी सही हान, लेकिन तुम जैसे मुझे अकेला छोड़ गए
हो किसी को भी मेरी परवाह नहीं रही थी। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाए रो दी थी। दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। तुम मुझे मार लेते, लेकिन सबके सामने मुझे अकेला नहीं छोड़ते। सबकी नज़रों में सवाल थे, मैं सब इल्ज़ाम खुद पर लेती, लेकिन तुम मेरे साथ होते। मैं खुद को तुम्हारे कदमों में गिराकर नाक रगड़ कर तुमसे माफ़ी मांगती, और तब तक मांगती जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करते, लेकिन तुम मुझे छोड़ गए। गज़ाम खान का दिल बुरी तरह धड़का था। वो उसके हाथों को पकड़े उसे अपने सीने में बींच गया था। उस आंसू उसकी आंखों से बहते उसके बालों में जज्ब हुए थे। तुम गला दबाते, मेरा थप्पड़ मारते या कुछ भी करते, चाहे तो इस कमरे से निकाल देते, लेकिन तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था हान, क्योंकि मैंने भी वही दुख बर्दाश्त किया है। मैंने भी उसी गम से गुजरी हूँ। मुझे भी दर्द हो रहा है, इतना कि बयान से बाहर है, लेकिन हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। लगता है दिल फट जाएगा मेरा। अब बर्दाश्त से बाहर है सब। मैं बयान नहीं करना चाहती कुछ, क्योंकि मुझे कोई नहीं समझेगा, ना ही बाबा और ना ही तुम, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर है सब हान। मैं मर जाऊंगी अगर मैंने। बस हानम, बस। गज़ाम की बर्दाश्त से बाहर था उसके अल्फाज। वो और नहीं सुन सकता था। वो उसके गिर्द अपना हिसार मजबूत कर गया था। राहा उसे देखा तो वो जल्दी से उसका हिसार तोड़ खड़े हुए अलमारी से अपना बैग निकालने लगी। दरवाजे पर मुसलसल होती दस्तक पर गज़ाम ने उसे देखा, जो बिखरी हालत में फिर से अलमारी की तरफ बढ़ते अपने गालों को बेदर्दी से रगड़ गई थी। उसके गाल बार बार रगड़ खाते सुर्ख हुए निशानों से भर गए थे। बंद करो ये बचपना, और तुम कहीं जाओगी सोचना भी मत। फिक्र मत करो, कहीं नहीं जा रही, क्योंकि बाबा कह चुके हैं कि मेरे लिए उनके घर में कोई जगह नहीं है। बस कमरा बदल रही हूँ, नहीं रहना मुझे इस कमरे में। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी परवाह नहीं है। वो अपना बाजू छुड़वाते, तंजिया मुस्कुराते कपड़े बैग में रखते, जिप बंद करते दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। क्यों सबके सामने तुम राहा? जब तुम सबके सामने मुझे अकेला छोड़ सकते हो तो मैं क्यों नहीं? रिश्तों को खोने से डरती हूँ, लेकिन इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ कि खुद के लिए स्टैंड ना ले सकूँ। वो जो उसके करीब आते उसे रोकना चाहता था, और नहीं चाहता था कि किसी को भी बात करने का कोई मौका मिले। उसकी बात पर लब भींच गया। अगर उसे रोकता तो वो बात को बढ़ाती, और वो नहीं चाहता था ऐसा कुछ भी हो। राहा दरवाज़ा खोले बाहर निकली तो सबको मौजूद देखते अपनी निगाहें झुकाए रोहा के कमरे की तरफ बढ़ गई थी। रोहा कितने दिनों से उसी के रूम में थी, लेकिन अब वो उसके रूम में चली गई थी। साथ ने गज़ाम को देखा। ज़ाम, सना, साथ भी उनकी आवाज़ों पर बाहर आ चुके थे, और फिर जब पता चला था कि वो वापस आ गया है तो उस पर गुस्सा भी आया था, जो इतने दिनों से किसी से भी राब्ते में नहीं था। ज़ाम, ममा, अभी मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, और ना ही किसी भी सवाल का जवाब है मेरे पास, इसलिए आप सब आराम करें। वो उसकी हालत को लेते परेशान हो चुका था, और वो कमरा बदल हो चुकी थी। फिर से उसकी तबीयत ख़राब हो सकती थी अगर वो स्ट्रेस लेती। कितने ख्यालात थे जो उसके दिमाग में गर्दिश कर रहे थे, लेकिन वो बाकी सबको बताकर परेशान नहीं कर सकता था। साथ गुस्से से सना का हाथ पकड़े चला गया था। वो सर झुका गया था। मामू जान, आप भी मेरी बेटी बोझ नहीं थी मेरे लिए, आप उसकी खुशी थे ज़ाम, लेकिन शायद मैं वाकई ही आप दोनों के साथ ज़्यादती कर गया हूँ। हारिस खान एक हारा हुआ शख्स लगा था उससे इस वक्त। मामू जान, हारिस खान बिना कुछ सुने वहाँ से चला गया था। अपने चेहरे पर नरम गरम सांसों के लम्स पर वो कसमस आई थी, जब अपने लबों पर गरम सांसों की तपश पर अपनी पूरी आंखें खोलते उसे देखने लगी। शाह, आप। वो अभी कुछ बोलती, वो अपना पूरा वज़न उस पर डाले उसे खामोश करवाते अपनी तिश्नगी मिटाने लगा। रुशान शाह उसे कंधों से पकड़े दूर करती, वो उसके दोनों हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाते उसके सर के नीचे अपने और उसके हाथों को ले जाते, उसके लबों को दांतों से खींचते, उसकी गर्दन में मुंह दिए अपनी गर्म सांसें छोड़ने लगा था। शाह, वो नाहमवार सांसों में उसके कान के करीब बोली। जाने शाह, वो कहते उसकी गर्दन पर अपने लबों की बुछार करते उसकी सांसें फुलाए उसे गहरे सांस भरने पर मजबूर कर गया था। शाह, मुझे सांस कब से जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मजाल था तुम उठ जाती, अभी भी सोई रहती, कम अज़ कम डिस्टर्ब तो ना होता। वो उसके पुकारने पर मज़ा होते बोला था। क्या हो गया शाह? सो रही थी मैं, और आप मेरी सांसें तक रोक चुके हैं, हटें पीछे। वो उसके वज़न के नीचे दबी रोब और गुस्से से बोली थी। रोक ही ना दूँ मैं इन सांसों को? वो पीछे हटते अपनी काली शर्ट के बटन खोलते बोला। रुशाने, जिसने उसके हटने पर अब भी सही से सांस भी नहीं लिया था, उसे शर्ट रिमूव करते देख तूग निकलते जल्दी से उठती बेड से नीचे उतरी। फातेह शाह उसके करीब एक ही जस्त में जाते उसे दीवार से पिन करते उसकी सांसों का दुश्मन बना था।
उसकी लाख मज़ाहमत पर भी वो उसे अपने काबू में करते, अपनी शिद्दत से उसके नाजुक लबों को सुरख करते बेकाबू हुए, उसकी बाहों को अपने गले का हार बनाते उसकी शर्ट कंधों से सरका गया था। शाह, वो मज़ाहमत ख़त्म करते हुए बसी से बोली, जब जानती हो कि मुझसे बच नहीं पाओगी तो क्यों फ़िजूल में एनर्जी वेस्ट करना मेरी जान। आप आते ही शुरू हो गए हैं। वो रूहान सी होते बोली थी, जान काम ज़्यादा, हर वक्त काम है। हर बार रोमांस का स्पेस मिला है तुम्हें, इसलिए तो हर बार पहली बार की तरह मज़ाहमत करना ज़रूरी लगता है तुम्हें। वो कहते उसे बाजू में उठाते वाशरूम की जानिब बढ़ा था। शाह, उसे खुद को उठाए वाशरूम की जानिब बढ़ते देख वो सटपटाते उसकी बाहों से उतरने लगी थी, लेकिन अब उसकी कैद से रहाई कहाँ मुमकिन थी। शाह, नो, मुझे नींद आ रही है, प्लीज़। मेरी नींद ख़राब करने की कोशिश भी की तो नाराज़ हो जाना है मैंने आपसे। वो उसके चेहरे को दोबारा से झुकते देख अपना चेहरा दूर करते बोली। एक बार फिर से उसकी मज़ाहमत पर फ़ातिह शाह ने उसे घूरा, जिसका असर तो इस पर नहीं हुआ था, लेकिन फ़ातिह शाह का दिमाग घूमा था। कर ली तुमने अपनी नींदें पूरी, अब बस मुझे महसूस करो और मुझे बगैर किसी मज़ाहमत के खुद को सौंपो। आज मुझे तुम्हारा पूरा साथ चाहिए। वो बाकी से मध्यम गंभीर लहजे में बोला था। शाह, उसके इरादे जानते उसका दिल अभी से काँप रहा था, जैसे वाइब्रेट कर रही हो ना तुम। लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आज। वो वॉशरूम में दाखिल होते उसे उसके कदमों पर खड़ा करते दीवार के साथ लगाते उसकी दोनों साइडों पर हाथ रखे हुए बाकी की हदों पर बोला। शाह, अपनी धड़कनों की आवाज़ अपने कानों में बजती महसूस करते वो उसका बाजू हटाए निकलने लगी थी। जब वो उसकी पुश्त अपने सीने से लगाते, उसके बालों को कैचर से आज़ाद करते, उसके बालों में मुंह दिए उसकी खुशबू अपने अंदर उतारने लगा। रुशान शाह उसके वजूद की गर्माहट पर कांपते उससे दूर होने लगी, लेकिन वो उसका रुख मोड़े उसकी गर्दन पर झुका, उसकी शर्ट की जिप रिमूव करते उसे इस मसनूई पर्दे से आज़ाद करता, उसे धक्का देते हुए दूर हुई। फ़ातिह शाह को उसका दूर होना एक आंख नहीं भाया था, लेकिन खुद पर जब्त करते हुए फिर से उसकी ओर बढ़ा। शाह, उसे अपनी तरफ बढ़ता देख वो बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन गहरी काली आंखों में इस वक्त उसकी तलब की सुर्खी देखते वो थूक निकल गई। क्यों तरपा रही हो? हर बार ये मज़ाहमत ज़रूरी है क्या? उसके करीब होते उसके चेहरे को ऊपर करते वो उसकी आंखों में देखते बोला। शाह, प्लीज़। उसकी आवाज़ भीगी थी। रूशे। फ़ातिह शाह उसकी मज़ाहमत के साथ अब उसकी भीगी आवाज़ पर दांत पीस गया था। बस करें गुस्सा, अब यही तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं सकते। उसका दांत पीसते गुस्सा करना रुशान शाह को भी गुस्सा दिला गया था। तो क्या ना करूं? हर बार यही रहता है तुम्हारा। कभी तुमने खुद से मुझे अपना आप नहीं सौंपा। मुझे अपने रिश्ते में वही सुकून चाहिए जो मैं अपनी बीवी से चाहता हूँ, उसका साथ, उसकी मर्ज़ी। लेकिन तुम्हारी हर बार की मज़ाहमत पर लगता है कि तुम खुश नहीं हो मेरे साथ। वो दीवार पर मुक्का मारते उसकी आवाज़ पर गिराया था। रुशान ने अपने मुंह पर हाथ रख गई थी, उसकी धार पर वो अपना सांस रोक चुकी थी, जिसे देखते फ़ातिह शाह के दिमाग की नसें उभरते उसका चेहरा सुरख कर गई थी। सांस लो। वो उसके करीब हुए बोला। रुशाने ने शिकवा कुन नज़रों से उसे देखा। सांस ले रही हो या मैं खींचते बाहर निकालूं इन सांसों को? उसकी शिकवा कुन नज़रों की परवाह किए बगैर वो बोला था। शाह, आप गुस्सा मत हो, आप समझ नहीं रहे। हाँ, मैं नहीं समझ रहा, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं समझ भी जाऊँ तो भी तुम कभी खुद से मेरे साथ नहीं दोगी। वो कहते उसकी साइड दीवार पर ज़ोर से हथेली मारते दबे दबे गुस्से में गिराया। रुशाने ने डरते अपना हाथ पीछे दीवार पर रखा। जब उसका हाथ लगने से पानी की फवार फ़ातिह शाह के ऊपर पड़ी थी। वो जो शर्टलेस अपने जज्बात पर काबू पाए हुए थे, अचानक से अपने ऊपर गिरते पानी की बूंदें उसके वजूद को भिगो गई थी। उसका सिक्स पैक, चट्टानी सीना उसकी पानी की बूंदों से चमकता रुशान शाह की नज़रों का मरकज़ बना, तो वो उसे देखते दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। फ़ातिह शाह उसकी कलाई पकड़े उसे खींचते उसकी पुश्त अपने सीने से लगा गया था। सर से गिरता पानी दोनों को भिगो रहा था। पानी की बौछार पर वो दूर होना चाहती थी, लेकिन अपने हाथ को उसके गिर्द सांप की तरह गुजारते वो एक ही झटके में उसका रुख मोड़ते उसकी शरक पर झुका, उसका चेहरा ऊपर कर गया था। जब पानी उसके चेहरे पर गिरते उसकी सांसों को बढ़ा गया था। अपने चेहरे पर पानी की बेरहमी और शरक पर फ़ातिह शाह के बेरहम लम्स पर वो तड़प गई थी। शाह, वो बोलने की कोशिश करती, लेकिन वो नहीं कर पाई थी। उसके बालों में हाथ उलझाते हुए शिद्दत से उसकी गर्दन को जामनी करते, अपनी चट्टानी सीने पर उसकी नाज़गी को महसूस करते, उसकी गर्दन से लब हटाए चेहरे पर झुका, उसकी सांसों को शिद्दत से कैद कर गया था। उसकी तलब बढ़ते उसके जिस्म को गरमा गई थी। खून में रवानी ने शिद्दत इख्तियार की थी। वो इतना जुनूनी
क्यों हो रहा था रुशानी को समझ नहीं आ रही थी। जब उसकी रुकती सांसों पर वो उसके चेहरे को दोनों हाथों में भरते, उसके माथे से अपना माथा टिकाए, अपनी और उसकी सांसों की आवाज़ सुनते मदहोश हुआ था। कब मिली गुड न्यूज़? वो अपनी नाहमवार सांसों के बीच बोला था। रुशानी ने उसे देखा, जिसकी आंखों में उसकी तलब को देखते उसकी गहरी हुई सांसें मज़ीद गहरी हुई थी। शाह, वो बोली ही थी कि वो उसके पूरे चेहरे पर अपनी मोहब्बत की मोहरें ज़ब्त करने लगा और फिर उसे अपने सीने में भींच गया था। उसकी मजबूत गिरफ्त पर रुशाने को लगा उसकी हड्डियों का चूरन बनेगा। शाह प्लीज़, मुझे सांस नहीं। कब मिली गुड न्यूज़? फ़ातेह शाह उसके अपने सीने में दबी आवाज़ पर उसे अपने सामने करते बोला। शाह, आप टेस्ट देख चुका हूँ। वो समझ गया था वो क्या कहना चाहती है। जब रुशाने को याद आया था कि वो पता चलने पर प्रेगनेंसी स्टिक को वहीं छोड़े बाहर गई थी। शाह, शर्म हया से उसका चेहरा लाल हुआ था, लेकिन वो तो तब कमरे में नहीं था। फिर दिमाग पर जोर मत दो। तुम्हारे कमरे से निकलने के बाद मैं कमरे में आया था और फिर मुझे जल्दी में चेंज करते जाना पड़ा था किसी काम से। बहुत मुश्किल था मेरे लिए तुमसे कन्फर्म किए बगैर जाना, लेकिन फिर फुर्सत से तुमसे ये जानना चाहा था, इसलिए। लेकिन देर होने की वजह से जब वापस आते तुम्हें देखा तो मैडम ऐसे सो रही थी जैसे कभी सोई ही ना हो। वो जा बजा उसके चेहरे पर अपनी नरम गरम सांसें छोड़ते उसे बता रहा था। शाह, अभी कन्फर्म। वो उसके होंठों पर उंगली रखे उसे खामोश करवा गया था। कन्फर्म भी हो जाएगा मेरी जान, पहले बताओ कि तुम श्योर हो। शाह, वो उसके कान में बेबाक बात करते बेबाक सवाल पूछ बैठा था। तो बताओ क्या? शाह, वो उसकी बात पर सुरख कंदारी होते उसके लबों पर हाथ रख गई थी। क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रही हो जानम? अब इस कमरे में तुम्हारे अलावा तो कोई भी ये टेस्ट नहीं कर सकता। वो फिर से बेबाक होते उसके गालों से अपने गाल रब करते पूछ रहा था। शाह, डॉक्टर से कंफर्म होगा तो ही, वैसे भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। वो अब क्या कहती इसे? इसका तो पूरा वजूद सुरख हुआ पड़ा था उसके शर्टलेस सीने से लगी। वो उसकी कमर पर फ़ातेह शाह के हाथ की गिरफ्त पर उसके करीब होने पर मुकम्मल भीग चुकी थी और उसके जज्बात को मज़ीद भड़का चुकी थी। तो डॉक्टर से कंफर्म करवाना चाहती हो? वो उसकी पुश्त पर बेबाकी से हाथ हिलाते गंभीर आवाज़ में बोलते हल्का सा मुस्कुराया। मैं ऐसा नहीं कहा, मैं तो बस ये कह रही थी। उसकी बात पर उसकी गहरी बेबाक जिसारत रुशाने के उसान हता कर गई थी। तुम जो भी कह रही हो मैं समझ रहा हूँ। तुम चलो अभी डॉक्टर से कंफर्म करवाएंगे। इस वक्त उसकी शिद्दत से तलब के बावजूद वो अभी कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। जुनूनी हुआ था वो, लेकिन अपनी दुनिया के मुकम्मल होने की खुशी उसके अंग अंग में दौड़ रही थी। वो बस जान लेना चाहता था कि जैसा वो कह रहा है वैसा ही हो। वैसे तो उसे अब यकीन था कि उसकी ज़िंदगी में एक और जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, लेकिन उसकी बीवी को अभी भी यकीन नहीं था। डॉक्टर से कंफर्म करवाना ज़रूरी था, फिर भी वो मानने वाली थी। शाह, अभी वक्त देखे, मैं नहीं जा रही। इसकी बात पर वो इनकार कर गई थी। फ़ातेह शाह, जो शावर का टैप बंद करते उसका हाथ पकड़े बाहर निकल रखा था, इसने उसे देखा जो मुकम्मल भीगी तमाम तर रनाइयों समेत उसकी आंखों की सुर्खी बढ़ा गई थी। बीवी? शाह, मैं नहीं जा रही इस वक्त, सुबह चली जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं। वो उसकी आंखों की तलब पड़ते अपने वजूद पर उसकी नज़रों को आर पार होते देख बाहर निकली थी। वो अलमारी की तरफ बढ़ी थी जब वो उसे अपनी तरफ खींचते अपनी बाहों में बढ़ते बेड की तरफ बढ़ा था। शाह, हालत देखे मेरी, छोड़े मुझे, चेंज करना है। मैं करवाने लगा हूँ बीवी, तुम बस आराम से लेटो। वो बाकी से आँख विंग करते उस पर साया कर गया था और हर चीज़ से बेनियाज वो जो कब से अपने जज्बात पर बंद बांधे हुए था, लाइट ऑफ करते सारे फासले समेटना शुरू हो गया था। उसके लम्स में शिद्दत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे बर्दाश्त करना कहाँ आसान था उसके लिए। हल्की सिसकियाँ भरते वो अपना आप बगैर मज़ाहमत के उसके हवाले कर गई थी। फ़ातेह शाह उसकी मदहोश हल्की सिसकियों पर खुद भी मदहोश हुए उसे अपनी बाहों में समेट गया था। वलीद और बिया के जाने के बाद वो उसके दिल में एक सुकून उतरा था। कि वो उनके साथ नहीं गई थी। उससे गहरी निगाहों से देखते वो कमरे की तरफ बढ़ता जब हैदर की आवाज़ पर उसके कदम थमे थे। यहाँ आए, बात करना चाहता हूँ मैं आपसे। अब सामने जीजा को देखा जो समन से बात करते हैदर की आवाज़ पर उसे देखने लगे और फिर वो नज़रों का जाविया बदल गई थी। समन ने भी अब शाम को देखा जो अब हैदर के कहने पर ईजा के साथ बैठ गया था। उसके करीब बैठने पर ईजा ने दूर होना चाहा था, लेकिन वो नहीं हो पाई थी। वो बाहर थोड़ी देर सोफे पर बैठी थी। अब शाम उसकी कोशिश पर लब भींच गया था। रीजा, मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह के दबाव में कोई भी स्ट्रेस लें। वली चाहता है कि बाबा, मैं अभी बात कर रहा हूँ। शाम, हैदर ने उससे इंटरप्ट करने से रोका था। रीजा ने पहली बार हैदर को यूँ अपने सामने अब शाम को गुस्सा करते देखा था। वो भी खामोश होते खुद पर कंट्रोल कर गया था। बताएं री, आप
रहना चाहती हैं इस घर में हमारे बेटे के साथ। हैदर की बात पर अब सामने झटके से सर उठाते हैदर को देखा। उसके लहजे में किसी भी तरह की कोई लचक नहीं थी, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था अपने लहजे और लफ्ज़ों से। बाबा, उसके फिर से इंटरप्ट पर हैदर ने उसे वार्न करती निगाहों से देखा था। हम नहीं चाहते किसी भी तरह की मज़ीद रंजिश बढ़े हमारे रिश्तों में। आपका वली के साथ ना जाना हमारी लाज रख गया है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी प्रेशराइज़ करे। हैदर की बात पर रिजा और समन ने अब शाम का सुर्ख पड़ता चेहरा मज़ीद सुर्ख होते देखा था। बाबा, एक बार मेरी बात तो सुन लें। अब शाम ने फिर से कुछ कहना चाहा था। क्या सुने हम आपकी बात? यही कि आप ज़बरदस्ती उन्हें अपने साथ बांध कर रखना चाहते हैं? बस करें अब, बहुत कर लिया आपने ये बच्चों वाली हरकतें। हैदर उसके फिर से बोलने पर गुस्से से धारा था। रिजा समन के हाथ को मजबूती से पकड़ गई थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अब शाम के फिर से बोलने पर हैदर इस तरह से गुस्सा करेगा। आंखों में नमी उतरी थी जब अब शाम ने अपने चेहरे का रुख उसकी तरफ किया, जो उसके देखने पर अपनी निगाहें फ़ौरन से झुका गई थी। अब शाम भी अपनी मुट्ठी भींचे, ये समझते कि वो अपने गुस्से को काबू नहीं रख पाएगा, वहाँ से उठते अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था और हैदर खान की आवाज़ को नज़रअंदाज करते दरवाज़ा धार से बंद कर गया था। उसकी धार से दरवाज़ा बंद करने पर रिचा ने सिसकी भरी थी जब आंखों से आंसू के कतरे उसकी हथेली पर गिरे। रिजा, समन ने उसे अपने साथ लगाया था। जैसा आप चाहेंगी बिल्कुल वैसा ही होगा। बताएं आप क्या? समन ने उसे कुछ पूछना चाहा था कि वो ये कहते उससे अब बैठा नहीं जा रहा। वो भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। समन, हैदर ने देखा था कि वो जैसे उसे डिफेंड कर रही थी। कमरे में आते ही वो जो आईने के सामने खड़ा हुआ, दोनों हाथ ड्रेसिंग पर रखे सर झुकाए हुए था। ड्रेसिंग की तमाम चीज़ें ज़मीन बोस कर गया था। अपनी शर्ट के सारे बटन तोड़ता वो एक ही जस्त में उतारे ज़मीन पर फेंक गया था। उसके पेट पर बंदी सफ़ेद पट्टी पर नज़र पड़ते रिजा शाह की आंखों में डर उतरा था। आह, वो चिल्लाता जब सुल्तान हुरिया को सीने से लगाते उसकी पुकार पर वो जैसे होश में आया था। री, तुम नहीं जाओगी मुझे छोड़कर? बोलो, नहीं जाओगी ना? वो अचानक से उसके करीब आते उससे उसके कंधों से थामते बोला, सुल्तान, मैंने तकलीफ़ पहुंचाई है तुम्हें तो ठीक है, तुम भी मुझे तकलीफ़ पहुंचाओ, लेकिन मेरे पास रह कर। मैं भी तो तुम्हारे करीब रहते तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाता रहा हूं, तो तुम भी मुझे मेरे करीब रहते अपना गुस्सा ख़त्म करो। वो उस वक्त बस उसे चाहता था कि वो कह दे वो यहीं पर है, उसके साथ रहेगी। सुल्तान मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। वो उसकी आंखों में आज पहली बार कुछ खो देने का डर देख रही थी। ये डर तो उसने कभी भी उसकी आंखों में नहीं देखा था। सॉरी जान, यहाँ बैठो। वो उसकी कमर से उसे पकड़े बैठ के करीब ले जाते, उसे हाथों से अपनी बेटी को लेते, उसकी पेशानी पर लब रखते, उसे बेड पर लटाते उसके करीब हुआ था। सुल्तान, वो पेट वाली जगह पर हाथ रखे पीछे होने लगी थी जब वो उसकी कमर पर हाथ डाले खुद उसके मज़ीद करीब हुआ था। बताओ, क्लियर करना चाहता हूँ मैं आप सब, मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारी लाइफ को डिस्कस करे, हमारे रिश्ते को डिस्कस करे। वो अपने जख्म की परवाह किए बगैर उसकी आंखों में देखते बोला था। रिचा ने उसकी बात पर ना में सर हिलाए अपना चेहरा मोड़ा था। वो वापस से उसका चेहरा अपने सामने कर गया था। बीवी हो मेरी, मैं जानता हूँ गलत किया है मैंने, लेकिन मैं जो हुआ मैं नहीं चाहती कि वो आप दोहराएं। आपको आपका हक़ मैंने पूरी ईमानदारी से दिया है सुल्तान, और अब भी आपकी औलाद को आपसे दूर नहीं करूँगी, चाहे फिर इस सब में मुझे खुद को ही अजियत क्यों ना हो। आपके साथ रहते। उसकी आंखों में आंसू और आवाज़ रंधी हुई थी। रिजा, उसके लफ्ज़ उसकी रूह को घायल कर गए थे। आपने जो भी किया सुल्तान, मुझे आपसे कभी कोई शिकायत नहीं रही। मेरी एक तरफ़ा नामहरम से मोहब्बत की सज़ा मुझे आपकी ज़िंदगी में शामिल होकर मिली। आपकी शिद्दतों से ज़्यादा दर्द आपकी बातों से होता था। आप जब कहते थे कि मेरी धड़कनों पर शिद्दतें बढ़ाकर आप अपना नाम मिटाएंगे, तो शिद्दत से दुआ की थी कि ऐसा होने से पहले मेरी सांसें रुक जाएं। वो इनकार के बावजूद उससे मोहब्बत का इजहार कर रही थी। आपके पास गुस्सा उतारने के लिए बहुत कुछ था, दर्द कम करने के लिए आपके पास अल्फाज थे, सिगरेट का सहारा था, चिल्ला भी सकते थे बरसती बारिश में, ये जानते हुए भी कि मैं बीमार हो जाऊंगी। आपके पास अपनी घुटन कम करने के लिए मुझे तकलीफ़ पहुंचाते सुकून हासिल करना आपकी ज़िद थी। और बस यही नहीं, आपको अपने मतलब के लिए मेरा बीमार होना भी एक ज़िद बना गया। आपने अपना मतलब पूरा करना चाहा। तुम्हें ज़रूरत थी मेरी इस वक्त। वो उसकी बात को सुनते तड़प कर बोला था। रिजा ने नम आंखों से उसकी बात में मुस्कुराते देखा। वो उसकी मुस्कुराहट बड़े शिकवे पर आंखें मीच गया था। आपकी ज़िद और ज़बरदस्ती पर मैं यहाँ आपके साथ आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप किसी का भी मान भरोसा तोड़ें। बाबा, ममा, मामू जान, मुमानी पहले ही हर्ट हुए हैं। अब अगर मैं आपके साथ ना आती तो आप फिर से कुछ ऐसा करते जो आपको उनकी नज़रों में गिराता। खुदा, आप ताउम्र मुझसे बुरा रवैया रखते।
सुल्तान, मैं उफ़ भी ना करती, लेकिन आपने खुद सबको हमारे रिश्ते की हकीकत बताई, इसलिए अभी भी सबको लगता है कि मैं आपसे डरते यहाँ हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ हूँ तो इसलिए कि मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को इसके बाप की मोहब्बत मिले, शफ़क़त मिले, लेकिन मुझसे आप किसी भी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। कहना क्या चाहती हो, तुमसे कोई उम्मीदें ना रखूं? इसकी बात पर उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। आप अपने मतलब के लिए अपनी ज़िंदगी में किसी को भी शामिल करें जो बस मतलब ही नहीं, आपकी ज़रूरत और तलब बनकर आपके साथ हो। वो कहते उसके हाथों को अपने बाजू से हटाने लगी। रिजा, मैं बाबा से कह चुकी हूँ कि मैं अपनी बेटी को किसी भी तरह की कोई भी महरूमी या इनसिक्योरिटी में नहीं रखना चाहती, और आप भी चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूँ, तो मैं नहीं चाहती कि फिर से आप कोई बदमज़गी करें, इसलिए मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। उसकी बातें जहाँ कड़वी लगी थी, वहीं उसकी वहाँ रहने वाली बात पर उसके दिल में सुकून उतरा था, लेकिन अब शर्त वाली बात पर अब सामने उसे सवालिया नज़रों से देखा। मैं इस कमरे में आपके साथ नहीं रहना चाहती, आप मुझसे दूर रहेंगे और कभी भी अपने हक़ की डिमांड नहीं करेंगे। वो अब खुलकर उससे बोलते लाल कर गई थी। आपको मंजूर है तो ठीक, मंजूर है मुझे, लेकिन दूर बस वहीं तक रहो जहाँ तुम मेरे जज्बों को जानते, मेरे जज्बात की तपश में मुझे झुलसता देख सुकून हासिल कर सकोगी, लेकिन कमरे से नहीं जा सकती। सज़ा तो तब ही पूरी होगी जब तुम जान सको कि किस अजियत से गुजर रहा हूँ तुम्हारे होते हुए। बी, वो कहते उसकी पेशानी पर उसके कहने के बावजूद हक जता गया था। उसकी नम आंखों पर लब रखते हुए उसे पीछे तकिए से टेक लगवा गया था। रिजा ने उसके पेट की तरफ नज़र की तो जैसे तड़प गई थी। उसकी नज़रों पर वो जैसे ही सीधा हुआ तो अपने ज़ख्म से खून रास्ता देख वो लब बेंच गया था और जल्दी से चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया था। उसके सामने वो कभी भी ये ज़ख्म नहीं देख सकता था। उसकी आंखों की बेचैनी वो नोट कर चुका था। रिजा का दिल बेचैन हुआ था, लेकिन वो ऐसे बनी थी जैसे उससे उसकी कोई परवाह ना हो। कब से रैल्किंग को पकड़े वो नीचे लान की तरफ देखते उसकी बातें याद कर रहा था। उसके आंसू, उसके शिकवे, उसका रोना, फिर से उसकी मोहब्बत का इजहार। वो जो थी जैसी थी उसकी ही थी। उसे लगता था कि वो बस बड़ों के किए फ़ैसले की वजह से निभा रहा है, तो उससे अपनी कुर्बत बख्शना, उसके संग गुजरे दिन रात, वो उसकी मोहब्बत ही तो थी। तो फिर वो क्यों अभी भी इनसिक्योर थी? उसके गिले शिकवे जायज़ थे, लेकिन वो क्या करता? अपनी पहली औलाद को खो चुका था, उसका गम वो क्यों नहीं समझ रही थी? औरत बताकर अपना दुख बयान करे तो कहा जाता है कि औरत है, नाजुक दिल रखती है, लेकिन मर्द अगर अपना दुख बताए तो कहा जाता है कि मर्द होकर ऐसे कैसे कर सकता है? इंसान मर्द तो मजबूत होता है, वो अपना गम छुपाना जानता है, लेकिन बात औलाद पर आए तो बहादुर से बहादुर मर्द कमज़ोर पड़ जाता है। उसने आसमान की तरफ मुंह करते मुस्कुराने की कोशिश की थी, जब एक आंसू उसके गाल पर बहते उसकी दाढ़ी में जज्ब हुआ था। वो रैल्किंग पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था। जब फिर से नीचे देखने पर राहा और रोहा उसे गार्डन एरिया में दिखाई दी थी। वो उसे देखते वहाँ से हटा था और कमरे में आते वो बाहर निकले गार्डन एरिया की तरफ बढ़ा था। आप ही यार, ये क्या बात हुई? कुछ तो खा लें। देखें, मैंने इतनी मेहनत से पास्ता बनाया है, वो भी बस आपके लिए, लेकिन आप हो के। रोहा ने पास रखे बाउल को देखते कहा, रुक जाओ यहाँ से, मुझे नहीं खाना कुछ भी। मैं नहीं जाऊँगी जब तक आप ये खाएंगी नहीं, वो ज़िद्दी लहजे में बोली थी। रुख, तुम जा रही हो या मैं जाऊँ यहाँ से? वो अब की बार थोड़ा गुस्से से बोली थी। नहीं जा रही मैं, आप पहले मुँह नमकीन करें। तुम्हारी आपी को वक्त और हालात के मुताबिक नमकीन नहीं मीठा खाने की ज़रूरत है। ग़ुज़ाम ने पास्ते का बाउल उठाते उसे देखा, जिसकी आंखें सुर्ख होते उसकी आवाज़ पर गुस्से से मज़ीद सुर्ख हुई थी। भाई, रोहा ने ग़ुज़ाम को देखते राहा को देखा। भाई, ये आप ही के लिए। वो उसे पास्ता खाते देख बोली, क्या बस यही बनाए हैं? ग़ुज़ाम ने उसकी बात पर थोड़ा हैरानगी से उसे देखा। जी, वो मुझे लगा कि वेस्ट होंगे तो बस थोड़े से ही। लेकिन कोई नहीं, ये मैं खा लेता हूँ। तुम्हारी आपी के लिए मैं खुद कुछ बना लूँगा, तुम जाओ आराम करो। वो जिस तरह नॉर्मली बात करते रोहा को वहाँ से जाने का बोल रहा था, राहा ने ताज्जुब से उसे देखा। भाई जाओ मेरा बच्चा, तुम्हें यूनी भी जाना है। मीर कह रहा था कि तुम काफ़ी दिनों से यूनी नहीं जा रही और उसकी काल भी नहीं उठा रही। रोहा ने थूक निगलते उसके सवाल पर उसे देखा, जो उससे पूछते मुँह हिला रहा था। भाई, वो नहीं कर रही बात तो तुम्हें इस घटिया इंसान की इतनी फ़िक्र क्यों है? राहा की आवाज़ पर रोहा ने खामोश होते उसे देखा, जबकि ग़ुज़ाम की मुस्कुराती आंखों में गुस्सा उतरा था। जैसे देखते वो तंजिया मुस्कुराते रोहा का हाथ पकड़े वहाँ से जाने लगी थी। ये छोड़ो मेरा हाथ। ग़ुज़ाम खान उसका हाथ पकड़े उसे रोक गया था। वो अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाने लगी।
रुक जाओ तुम, और सुबह मीर आ जाएगा यहीं से तुम्हें पिक करने के लिए। रोहा ने जहाँ उसकी बात पर मुंह बनाया था वहीं वो राहा की मज़ाहमत पर उसके हाथ पर गज़ाम की सख्त गिरफ्त देखते जल्दी से अंदर गई थी। लेकिन ये सोचते कि मीर सुबह उसे पिक करने आएगा, उसकी नींद तो जैसे उड़ चुकी थी। रेस्टोरेंट में उसकी हरकत याद करते रहे उसका दिल धड़का था। वो जब भी उसके साथ होता उसे अपनी किसी न किसी गुस्ताही से ये बावर ज़रूर करवाता कि वो उस पर कितना हक रखता है। और अब जाने वो क्या करता। कितनी बार कहा है कि अगर मुँह से कुछ अच्छा नहीं निकाल सकती तो मुंह बंद रखा करो। वो एक ही झटके से उसे अपनी तरफ खींचते बोला था। राहा ने उसकी शर्ट को कंधों से दबोचे उसे दूर करना चाहा। वो उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त सहत कर गया था। खाना क्यों नहीं खाया? वो गहरी सांस उसके चेहरे पर खारिज करते बोला, छोड़ो मुझे। वो उसकी बात को सिरे से नज़रअंदाज करते बोली, जानती हो ना ये अभी तुम्हारे लिए सही नहीं है तो फिर क्यों? मेरे लिए तो तुम भी सही नहीं थे, लेकिन बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। हम कमरे में जाकर बात कर सकते हैं। वो उसके वापस से लड़ने के मूड में देखते उसे बोला, ओह तो सीधा कहो कि तुम जैसे सो कॉल्ड पाकिस्तानी मर्द को बीवी कमरे में अपनी पनाहों में ही चाहिए। वो इस्तहज़ाइया लहजे में मुस्कुराते हुए बोली थी, माइंड यू राहा खान। निज़ाम खान को कहाँ बर्दाश्त था कि वो यूँ उसकी बात पर कहती। पाकिस्तानी मर्द बीवी को कमरे में तभी लेकर जाते हैं जब बकवास बंद करो अपनी हानम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसका जबरा दबोचे सुरह आँखें उसकी आंखों में घाड़े बोला, नहीं बर्दाश्त हो रहा ना? होगा भी क्यों? आहर को तुम्हारी तरफ जो नहीं मिटेगी, और कहीं और तो तुम जा नहीं सकते मुंह मारने के लिए। चिट्टा बकवास बंद करो अपनी। राहा खान एक ज़ोरदार थप्पड़ वो उसकी गाल की जीनत बनाते धारा था। राहा को अपना कान साएं साएं करता महसूस हुआ था। उसने गज़ाम खान को देखा जिसका चेहरा उसकी बात पर खतरनाक हद तक सुर्ख हुआ था। अब अगर तुमने ऐसी कोई भी बकवास की तो जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। वो उसके बालों को मुट्ठी में झकड़े सर्द लहजे में बोला था, तो ले लो फिर मेरी जान, क्योंकि मैं तो खामोश नहीं होने वाली। अगर ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ रखना चाहते हो तो फिर ये बकवास सुननी पड़ेगी तुम्हें हान, चाहे फिर मुझे मेरा हर रिश्ता ही क्यों ना खोना पड़े। वो एक हाथ अपने गाल और एक हाथ अपने सर के पीछे उसके हाथ पर रखते उसकी सुर्ख हुई आंखों में देखते बोली, हम कमरे में चलकर बात करते हैं हानम। निज़ाम ने उसके बालों पर गिरफ्त नरम करते हुए बात को बढ़ते देख कहा, क्यों? जब थप्पड़ यहाँ खड़े होकर मारा है तो अब बात भी यहीं होगी। हाँ, डरती नहीं हूँ मैं तुमसे। क्यों चाहती हो कि सब इकट्ठे होकर यहाँ हमारा तमाशा देखें? तमाशा तो तुम लगा रहे हो, तुम ही आए थे यहाँ। गज़ाम छोड़े उनके बालों को। साथ की आवाज़ पर गज़ाम ने झटके से उसे छोड़ा था। ओह, तो इसलिए तुम कह रहे थे कि मैं तमाशा लगा रही हूँ, वरना तुम मुझे मज़ीद थप्पड़ मारते, मेरा चेहरा लाल करते, क्योंकि मुझ जैसी लड़की के लिए तो एक थप्पड़ बहुत ही कम है। तुम चुप। जाम साथ ने उसे राह की तरफ बढ़ते देख रोका था। बाबा, ये हम दोनों का पर्सनल कुछ भी हमारा पर्सनल नहीं है हान। तुम मुझे अकेला करते सबको हमारे रिश्ते की हकीकत बता चुके हो, इसलिए अब ये मत कहो कि ये हमारा पर्सनल है। ये थप्पड़ का निशान देख रहे हैं आप, ये बहुत बार खा चुकी हूँ मैं आपके बेटे से। और बस यही नहीं, मैं एक बेहया लड़की हूँ जो अपनी मोहब्बत का इजहार करने पर आपके बेटे की नज़रों से गिर गई, और कई बार खुद को गिराया है मैंने, खुद को, बस इसलिए कि मैं नादानी में मोहब्बत करने की गलती कर गई। राहा सबके सामने उसका ये सब कहना गज़ाम को जलते कोयलों पर जला गया था। बता दो मुझे अब, जब तुम मुझे सबके सवालों में अकेला छोड़ सकते हो तो तुमसे भी सबको पूछना चाहिए कि क्यों तुम मेरी ये गलती को मेरा गुनाह बना गए। गज़ाम की खून छलकाती आंखों में देखते वो एक पल को डरी थी, लेकिन वो कमज़ोर नहीं थी जो उसका थप्पड़ बर्दाश्त करती। तो फिर अच्छी तरह जानती हो कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। वो खून शाम निगाहों से उसे बाजू से पकड़े बोला, तुम्हारी मोहब्बत में किया था ना हान, तुम चाहते तो ऐसा ना होता, लेकिन तुमने मुझे ठुकराया। तो कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं बल्कि मुझे अपनी ज़िद बना बैठी थी, और उसी ज़िद में तुम मुझे सबकी नज़रों में गिराना चाहती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो उससे अब आईना दिखा रहा था। नहीं थे तुम मेरी ज़िद हान, मोहब्बत थे तुम मेरी। ज़िद होते तो राहा खान कभी भी खुद को बेमोल नहीं करती तुम जैसे संगदिल के सामने। वो दर्द से मुस्कुराई थी, लेकिन तुम्हें अभी भी मेरी मोहब्बत में खोट दिखाई दे रही है हान। लेकिन मेरी मोहब्बत खालिस थी, पर अब समझ आ गई है कि मुझ जैसी लड़की तुम्हें डिज़र्व नहीं करती। तुम जैसा चाहते हो मैं वैसी नहीं बन सकती हान, कभी भी नहीं, इसलिए प्लीज़ छोड़ दो मुझे। वो उसके बाजू को उसके हाथ की गिरफ्त से छुड़वाते बोली थी और फिर अंदर की तरफ भाग गई थी। साथ सना ने गज़ाम को देखा जो अपने बालों को मुट्ठी में झकर गया था। अगर बातें खुद तक रखनी हों तो यूँ सरेआम तमाशा नहीं लगाया जाता गज़ाम खान। बाबा, साथ की बात को उसके पास कोई जवाब नहीं था।
समझाओ इन्हें, रिश्ते ऐसे ही मज़बूत नहीं होते। कुछ रिश्ते इजहार भी मांगते हैं, और रिश्ते को मज़बूत बनाने के लिए अगर आपके सामने आपका दुश्मन भी हो तो उससे भी वो बातें कहना पड़ती हैं जो इस दुश्मनी को ख़त्म करें, और अपनी गलतियां ना होते भी गिनवानी पड़ती हैं। साथ ने सना को देखते कहा। वो समझ गई थी कि उसे एग्ज़ाम का ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। बीवी है वो आपकी, जितना ही निकाह के बाद आप एक मज़बूत रिश्ते में जुड़ते हैं, इससे भर कर ये रिश्ता नाजुक भी है जाम, और कमी कहीं ना कहीं आपकी तरफ से भी है। समझें इन्हें और मनाएं। अगर आप भी उनकी तरह यूँ जज्बाती होंगे तो वो कभी भी आपको नहीं समझेंगी, उल्टा अपने रिश्ते को दाव पर लगाएंगे आप दोनों। साथ के जाने के बाद सना ने उसे समझाया था। वो कहती है मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, लेकिन हमारा रिश्ता ऐसा है जो मेरी नज़र में मोहब्बत से बढ़ कर है। वो थके हुए लहजे में बोला था। औरत इजहार मांगती है जाम, आप समझे इस बात को। आपके बाबा की जब मुझसे शादी हुई थी तो मुझे भी लगता था कि इन्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, ये रिश्ता एक ज़बरदस्ती का रिश्ता है। वो खुश नहीं है, और ऐसा ही था। आपके बाबा किसी और को पसंद करते थे, लेकिन कभी कभी किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। आपके बाबा ने भी किसी और की खुशी के लिए अपनी मोहब्बत को भूलते मुझे इज़्ज़त दी, लेकिन मुझे भी राह की तरह अपने शोहर के दिल में जगह चाहिए थी जाम। और आपके बाबा ने फिर हमेशा मुझे इस बात का यकीन दिलाया कि मैं उनकी मनचाही बीवी हूँ, और हमेशा अपने लफ्ज़ों से इसका इजहार किया। तो मुझे कभी भी ये बात नहीं कहनी पड़ी थी कि मैं ज़बरदस्ती उनके साथ इस रिश्ते में बांधी गई हूँ। निज़ाम ने हैरानी से अपनी माँ को देखा, जो उसके देखने पर मुस्कुरा दी। अब ये नहीं बताऊँगी कि किसके साथ मुझे वो शादी करना चाहते थे। वो कहते उसके बालों में हाथ ले जाते उसका सर अपनी गोद में रख गई। आपकी अगर किसी से ऐसी कोई कमिटमेंट थी भी तो अब अपने रिश्ते की तरफ देखें। अब आप एक लड़की को चाहे, आपने किसी की भी खुशी के लिए उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। अब निभाएं इसे, और अपने लफ्ज़ों और अच्छे रवैये से बताएं उन्हें कि वही हैं अब आपकी लाइफ में। उसके अलावा अब किसी की कोई गुंजाइश नहीं। जहाँ तक रही आपकी औलाद की बात, तो हमें वही मिलता है जो हमारे हक़ में बेहतर हो। मैं नहीं चाहती कि आप टिपिकल मर्दों की तरह बिहेव करें जाम। जितना दर्द तकलीफ़ आपको है, इससे बढ़कर एक माँ के लिए ये सब सहना मुश्किल है। हम नहीं चाहते कि अब कोई भी बात हो ऐसी जो हम सबको दुखी करे, इसलिए उन्हें अपनी मोहब्बत के एहसास से समेटें। लफ्ज़ों के इजहार पर वो राज़ी होती हैं तो अपने लफ्ज़ों से इजहार करें। मुझे नहीं लगता ये मुश्किल है, बल्कि आपके लिए तो सही है, वरना गर्लफ्रेंड और बीवी शॉपिंग पर भी राज़ी ना हो। वो बात को मजाक का रंग दे गई थी, जिस पर गुज़ाम का कहकहा गूंजा था। क्या सच में? अपनी माँ का हाथ वो अपने लबों से लगाते बोला था। हाँ जी बेटा जी, आप लकी हैं इस मामले में। हो ही ना जाऊँ मैं लकी। एक बार आप अपनी भतीजी प्लस बहू को राज़ी होने दें, एक हफ्ते के अंदर वो मुझे कंगाल करेगी, इस बात की गारंटी देता हूँ मैं आपको। तो इनका हक है ये, वो कहते उसके साथ अंदर बढ़ी थी। जाएं और अब मनाएं जाकर। अभी नहीं मानेगी, आप आराम करें, मैं देख लूँगा, कहते वो सीढ़ियाँ चढ़ते एक नज़र रोहा के रूम की तरफ देखते अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। जी तो रीडर्स, प्रो एक्स्ट्रा लॉन्ग एपिसोड अपलोड किया है मैंने, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया है कि इस वीक इंशाल्लाह ये नावल कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग काइंडली अच्छा सा रिस्पांस करें, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों का भी बनता है कि आप लोग भी अच्छा सा रिस्पांस करें। मैं कोई टारगेट वगैरह सेट नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मैं कहती हूँ कि हाँ मैं टारगेट सेट करती हूँ, या फिर मैं कभी कभी आप लोग से कह भी देती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है भाई। तो रिस्पांस किया करें। ओके जी, मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, अल्लाह।